चर्चा को शुरू किया था और उस चर्चा में इस बात पर ध्यान देने की कोशिश की थी कि संबंध में मूल मुद्दा एक दूसरे के प्रति भावों का निर्वाह करना है। सुविधा के रूप में हम एक दूसरे का कितना भी ध्यान रखें, भाव के रूप में अगर हमारा एक दूसरे के साथ निर्वाह नहीं होता है तो शिकायतें हमारी बनी ही रहेगी। सुविधा में हम बहुत आपका ध्यान रखें, आपके खाने पीने का, आपके पहनने का, आपके कपड़े का, आपके पॉकेट खर्च का, आपके आने जाने का, ये सब इंतजाम हम बहुत रखें, लेकिन मेरे कहने के लहजे से अगर सम्मान के बदले अपमान हो रहा है, स्नेह के बदले विरोध हो रहा है, तो हमारा सारा सुविधा में अच्छा किया होने के बावजूद आपको शिकायत होने ही वाली है, हमसे पीड़ा और परेशानी होने ही वाली है। तो संबंध में एक मूल मुद्दा है भावों के सटीकता से निर्वाह करने का, और उस भाव को निर्वाह अगर हम नहीं करते हैं तो कितना भी हम सुविधा की जगह पर एक दूसरे का ध्यान रखने का काम करें, शिकायतें हमारी कम नहीं होगी, समस्याएं हमारी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि समस्या भाव के निर्वाह नहीं होने की है। पूरा उसको हम सुविधा से कितना भी करने का कोशिश करेंगे वो नहीं पूरा हो सकता, वो नहीं पूरा हो सकता। इसमें से आप भाव में भी देखने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि अनंत भाव है और उसको पहचान के हम दे सकते हैं, उसको पूरा कैसे करेंगे। बहुत बार हमको लगता है संबंध में इतनी सारी अपेक्षाएं हैं अगले की, क्या क्या पूरा करेंगे, कब तक पूरा करते रहेंगे। ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि ये संबंध में कोई एक दूसरे से बहुत अनंत अपेक्षाएं भी नहीं है, कुछ निश्चित भावों की अपेक्षा है, और उन भावों को यहाँ लिस्ट आउट करने का काम किया गया है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, वात्सल्य, ममता, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, इन भावों की हमारी एक दूसरे से अपेक्षा होती है। आप लौट के देख सकते हैं कि संबंध में हमारी जितनी भी शिकायत है वो इसमें से किसी एक या अनेक भाव के पूरा नहीं होने की, इससे बाहर की शिकायत संबंध में नहीं दिखाई देती, इन्हीं में से किसी एक भाव के नहीं होने की शिकायत दिखाई देती है। हमने तुम्हारे लिए बहुत किया, तुम कृतज्ञ नहीं हो, ये शिकायत दिखाई देती है। तुम हमसे ठीक से बात नहीं करते हो, तुम हमारा सम्मान नहीं करते हो, ये शिकायत दिखाई देती है। तुम हमारा ध्यान नहीं रखते हो, हमारे प्रति स्नेह नहीं रखते हो, ये शिकायत दिखाई देती है। तुम हमारे प्रति श्रद्धा और गौरव रखने के बदले तुम हमको नीचा दिखाते रहते हो, अपमानित करते रहते हो, ये शिकायत दिखाई देती है। तुम हमको प्रॉपर सही गाइडेंस देने के बदले मिसगाइड कर देते हो, ये शिकायत दिखाई देती है। ये जितनी भी शिकायतों की हम यहाँ पर जितनी भी शिकायतों की हम संबंध में बात करते हैं, उन सभी शिकायतों को देखेंगे तो इन्हीं में से किसी न किसी भाव के पूरा नहीं होने की शिकायत दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि संबंध में बहुत अनंत अपेक्षाएं हैं और कहां-कहां तक उसको पूरा करते हैं। जब हम संबंध को ठीक ठीक समझने जाते हैं तो दिखता है कि कोई बहुत अनंत अपेक्षा भी नहीं है हमारी एक दूसरे से, कुछ निश्चित अपेक्षाएं हैं जिसको पहचाना जा सकता है, पूरा किया जा सकता है कि नहीं, उसको एक एक करके हम बात करने का शुरू किए हैं। तो उसके तहत हम लोगों ने विश्वास, सम्मान, स्नेह, इन सब शब्दों का मतलब क्या है, इनका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसको समझने से बात को शुरू किया। क्योंकि शब्द का पता होना एक बात होती है, उसके अर्थ का पता होना दूसरी बात होती है। आपको वाटर शब्द सुनाई दे सकता है, साफ साफ की वाटर कह रहे हैं, लेकिन उससे किस वस्तु को इंगित कर रहे हैं अगर वो पता नहीं है तो आप लाके क्या दोगे उनको, कुछ नहीं। मैं पानी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, कहते किसको है पानी, कहते किसको है जल, अगर ये आपको पता नहीं है आप लाके क्या दोगे। तो विश्वास, सम्मान और स्नेह जैसे शब्दों का पता होना पर्याप्त नहीं,
उसके अर्थ का, उसके तात्पर्य का पता होना जरूरी है। शब्द भर हमको पता होता है ना, तो पानी रूपी शब्द से हमारी प्यास नहीं बुझती। पानी रूपी उस वस्तु को पीने से हमारी प्यास बुझती। रोटी शब्द कहने से हमारा पेट नहीं भरता है, रोटी रूपी उस वस्तु को खाने से हमारा पेट भरता है। ऐसे ही विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे शब्दों के पता होने भर से न तो हमारा काम चलता है, न आपका काम चलता है। विश्वास, सम्मान और स्नेह रूपी वस्तु के अपने अंदर होने से अपने को तृप्ति मिलती है, और उस वस्तु को दूसरे के साथ व्यक्त करने से दूसरे को भी उसकी तृप्ति मिलती है। तो भाव के रूप में सचमुच हमारे अंदर विश्वास हो, सम्मान हो, स्नेह हो, तब तो हमको तृप्ति मिलेगी। उस विश्वास, सम्मान, स्नेह को आपके साथ व्यक्त करेंगे तो आपको भी तृप्ति मिलेगी। वो भाव नहीं हो हमारे अंदर, शब्दों को हम कितना भी जानते हो, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से, उससे कोई तृप्ति नहीं मिलने वाली है, और उन शब्दों को जानने का कुछ बहुत मतलब भी नहीं। तो एक एक करके हम लोगों ने विश्वास, सम्मान को समझने की कोशिश की थी। विश्वास पर जो बात मैंने की थी उसको 2-4 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ। वापस सम्मान और स्नेह को इस सेशन में हम विस्तार से देखने का काम करेंगे। तो विश्वास को समझने के लिए हम लोगों ने इंटेंशन और कॉम्पिटेंस, मूल चाहना हमारी क्या है और योग्यता हमारी क्या है, ये दोनों को पहचानने का कोशिश किया था। और ये बात की थी कि जब हम स्वयं को देखते हैं तो अपने इंटेंशन को, अपनी मूल चाहना को, अपनी सहज स्वीकृति को देख करके कि मैं तो स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, मैं दूसरे को भी निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं ठीक मानव हूँ, ये निष्कर्ष हम अपने लिए निकाल के रखते हैं। अपनी योग्यता में कमी होने के बावजूद भी, स्वयं से गलतियां होने के बावजूद भी हमको चूंकि अपने इंटेंशन के ऊपर डाउट नहीं होता है, इसलिए अपने पास अपनी सारी गलतियों के लिए एक तर्क होता है, एक जस्टिफिकेशन होता है, एक रीजन होता है, एक कारण होता है कि ये मजबूरी थी, ये परिस्थिति थी, ये बाध्यता थी, तुमने ऐसा हमको विवश कर दिया, इसलिए हमको ये करना पड़ा। तो अपनी योग्यता की कमी के लिए एक तर्क होता है हमारे पास, क्योंकि चाहना के ऊपर हमारा भरोसा बना है। लेकिन जब हम दूसरे को देखने जाते हैं तो योग्यता की जगह पर उसकी कमियों को देख करके, यहाँ पूर्वी की जगह पर कमियों को देख करके उस कमी को हम टू बी पर उठा के ले आते हैं कि तुम तो हमारे साथ ठीक करना ही नहीं चाहते। जैसे ही हमको दूसरे के इंटेंशन के ऊपर ये डाउट हो गया कि तुम तो हमारे साथ ठीक करना ही नहीं चाहते हो, उसी जगह से समस्या शुरू हो जाती। एक बार अगर हमको आपके लिए ये लगने लगा ना कि तुम तो ठीक करना ही नहीं चाहते हो, अब आपके साथ कोई बात नहीं हो सकती, हमारी आगे झगड़ा भर हो सकता है। अगर हमको एक बार आपके इंटेंशन के ऊपर ही डाउट होना शुरू हो गया कि तुम तो हमारा सुख चाहते ही नहीं हो, तुम तो हमारे लिए ठीक करना ही नहीं चाहते हो, अब झगड़ा होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता हमारे आगे। एक बार ये हमको दिखता रहे, एक बार ये हमको दिखता रहे कि मूल रूप में तो आप भी खुद सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, हमारी सुख समृद्धि में भी सहयोगी होना चाहते हैं। समझ के अभाव में, योग्यता के अभाव में आप वैसा कर नहीं पा रहे हैं। ये अंतर जब हमको दिखता रहता है ना, तो अब हम आपकी समझ को बढ़ाने में, योग्यता को बढ़ाने में सहयोगी हो सकते हैं। अगर हमको इसी जगह पर शंका हो गई कि आप समझना ही नहीं चाहते हैं,
आप तो हमको सुखी करना ही नहीं चाहते हैं, आप तो हमारा ध्यान रखना ही नहीं चाहते हैं। ये मूल जगह पर ही अगर शंका हो गई तो अब झगड़े और विरोध के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। हमको क्रोध आना है ही, होगा ही, विरोध होगा ही, और आपकी किसी बात पर आगे भरोसा करने का भी नहीं होगा, बात ही नहीं हो पाएगी हमारी आपकी आगे। एक बार आपकी मूल चाहना पर हमको भरोसा बना रहता है, जैसे अपनी मूल चाहना पर हमको भरोसा बना हुआ है, वैसे ही अगर आपकी मूल चाहना पर भरोसा बना रहता है और समझ और योग्यता में कमी दिखाई देती है, तो आपकी योग्यता वृद्धि में हम कैसे सहयोगी हो सकते हैं, पूरक हो सकते हैं, उसको सोचने का काम हम कर पाते हैं। निश्चित रूप से अगर दूसरे की योग्यता को बढ़ाने में हम सहयोग करना चाहते हैं, दूसरे की समझ बढ़ाने में हम सहयोग करना चाहते हैं, तो पहले यहाँ अपनी समझ और योग्यता की हालत को देखना जरूरी है। समझने की जगह पर, योग्यता की जगह पर अगर हमारे में भी कमी है, हमारे में भी चूक है, तो हम आपको सहयोग करने का काम कैसे कर सकते हैं? अपनी समझ को ठीक किए बिना, अपनी योग्यता को ठीक किए बिना दूसरे को सहयोग करने की कामना तो हो सकती है, कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो योग्यता की जगह पर जब देखते हैं तो हमारे में भी कुछ कमी दिखाई देती है, आप में भी कुछ कमी दिखाई देती है। इस कमी के बावजूद भी जैसे हम अपनी चाहना के ऊपर शंका नहीं करते हैं, ऐसे ही दूसरे की चाहना के ऊपर हमारी आश्वस्ति बनी रहती है, हमको शंका नहीं होती। चाहने पर हमको शंका नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप करेंगे भी सब हमारे साथ अच्छा। करेंगे तो आप उतना ही जितना आपका समझ है, जितना आपका योग्यता है। कर मैं भी उतना ही पाता हूँ जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी योग्यता है। मैं भी उससे ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आप भी उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम कार्यक्रम बनाने जाते हैं तो अपनी योग्यता और दूसरे की योग्यता का ध्यान रखते हैं कार्यक्रम बनाते समय, न कि सिर्फ चाहना को ध्यान में रख के कार्यक्रम बनाते हैं। कार्यक्रम बनाते समय तो हम ये देखेंगे कि हमारी योग्यता कितनी है, आपकी योग्यता कितनी है, और वो दोनों के योगफल में क्या कार्यक्रम बन सकता है, वही कार्यक्रम बनाएंगे। लेकिन चाहने पर भरोसा बने रहने से अब सुधार की संभावना होती है, सहयोग की संभावना होती है, एक दूसरे के साथ चर्चा और संवाद करने की संभावना होती है। अगर चाहने पर ही शंका हो जाए तो दूसरे के प्रति विरोध, क्रोध, खीज, घृणा, शिकायत होना स्वाभाविक सी बात है। चाहने पर वो शंका खत्म हो जाए तो योग्यता की जगह पर ये दिखता है कि कुछ कमी हम में भी है, कुछ कमी आप में भी है। अपनी कमियों को ठीक करने के साथ ही, उसके बाद ही हम आपकी कमियों को ठीक करने में सहयोग करने का काम कर सकते हैं। हमको खुद ही बात बात पर गुस्सा आता हो, आपको गुस्से से बाहर निकलने में हम क्या सहयोग कर सकते हैं? अपना गुस्सा खत्म करने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि दूसरा जो गलती करता हुआ व्यक्ति है, मूल में वो भी शुभ चाहता है, सही चाहता है, इस बात को हम देख सकें, पहचान सकें। अपने गुस्से को खत्म करने के लिए एक एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि अगला गलती करता हुआ व्यक्ति, अपमान करता हुआ व्यक्ति, विरोध करता हुआ व्यक्ति, झगड़ा करता हुआ व्यक्ति भी मूल में खुद सुखी होना चाहता है, हमको सुखी करना चाहता है। ये बात हमको उस व्यक्ति के लिए दिखाई दे सके, ये दिखाई दे सके कि अपमान करते हुए, विरोध करते हुए, क्रोध करते हुए अगला व्यक्ति दुखी है, परेशान है, पीड़ा में है, ये बात हमको दिखाई दे सके। ये दो चीजें अगर दिखती रहेगी ना तो क्रोध आने की संभावना देखिए कम होता है कि नहीं, खत्म होता है कि स्वयं के प्रति भी अगर क्रोध आता है तो यही उपाय वहां भी करने की जरूरत है कि मूल में इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि गलतियां मैं भी जानबूझ करके नहीं करता हूँ, समझ या योग्यता के अभाव में गलतियां हमसे होती हैं, तो
तो अपनी समझ और योग्यता को बढ़ाने पर काम किया जाए, ना कि अपने प्रति गुस्सा किया जाए। अगर हमको ये दिखाई देता है अपने लिए भी कि मूल में मैं भी तो ठीक जीना ही चाहता हूँ, ठीक जीना ही चाहती हूँ, समझ के अभाव में, योग्यता के अभाव में हमसे ये चूक होती रहती है, तो उस समझ और योग्यता को बढ़ाने के काम को कर लिया जाए, न कि अपने से शिकायत करते रहा जाए, अपने ऊपर क्रोध करते रहा जाए, अपना सिर पीटा जाए। दूसरे के लिए भी वही बात लागू होती कि जब दूसरे के ऊपर हमको क्रोध आता है ना, तो उस गलती करते हुए व्यक्ति के लिए भी, उस विरोध करते हुए व्यक्ति के लिए भी, उस अपमान करते हुए व्यक्ति के लिए भी ये देख पाने की जरूरत है कि मूल में वो विरोध नहीं करना चाहता है, स्नेह से ही जीना चाहता है। मूल में वो अपमान नहीं करना चाहता है, सम्मान से ही जीना चाहता है। मूल में वो शंका नहीं करना चाहता है, विश्वास से ही जीना चाहता है। मूल में वो क्रोध नहीं करना चाहता है, शांति से ही जीना चाहता है। ये मौलिक बात यहाँ हमको दिखती रहती है दूसरे के बारे में। कैसे दिखता है? मानव के रूप में अपना अध्ययन करने से हमको वो बात दूसरे के बारे में भी पता चलती है। ठीक वैसे ही जैसे एक गाय का अध्ययन करने से हमको पता चल गया है कि वो घास खाती है, गोबर देती है और दूध देती है, तो संसार की हर गाय के बारे में हमको ये बात पता चल जाती है कि वो घास खाती है, दूध देती है, गोबर देती है। जिस गाय को पहली बार देख रहे हैं उसके लिए भी ये बात पता है, जिस गाय को 10वीं बार देख रहे हैं उसके लिए भी ये बात पता है, जिस गाय को आज तक नहीं देखे हैं, जिस गाय को आज तक नहीं देखे हैं उसके लिए भी ये बात पता है। ऐसे ही मानव के रूप में अपना अध्ययन करके जब ये निष्कर्ष हमारा निकल जाता है कि मूल में मैं तो स्वयं को सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ, दूसरे की भी सुख समृद्धि चाहता हूँ, मूल में तो मैं विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव से ही जीना चाहता हूँ, बाध्यतावश विवशता के कारण अपमान, क्रोध, विरोध करता हूँ और मैं करना तो नहीं चाहता हूँ। एक मानव के रूप में अपना अध्ययन करके ये निष्कर्ष अगर हमारा निकल जाता है, तो हर उस दूसरे आदमी से जिससे पहली बार मिल रहे हो, जिससे 10वीं बार मिल रहे हो, जिससे आज तक कभी नहीं मिले हो, उन सभी व्यक्तियों के लिए भी हमको ये बात दिखाई देती है कि मूल में तो अगला आदमी भी सुख ही चाहता है, स्वयं की सुख समृद्धि चाहता है, हमारी भी सुख समृद्धि चाहता है। मूल में वो भी विश्वास, सम्मान, स्नेह और प्रेम जैसे भावों के साथ ही जीना चाहता है। ये बात दिखते रहेगा ना तो गुस्सा नहीं आएगा। कभी-कभी ये होता है कोई 2 पर्सन है और कोई 3rd पर्सन भी है, और 3rd पर्सन एक पर्सन को जो है नेसेसरी टॉर्चर कर रहा है, और एक वो पर्सन दूसरे पर्सन से अपने साथ में कह रहा है कि देखिए ये अननेसेसरी कर रहा है, आप भी देख रहे हैं, तो दूसरा पर्सन कह रहा है आप समझदार हैं, ये तो इसकी बातों में क्यों जा रहे हो? हम अभी ये नहीं कह रहे हैं, हम अभी ये बात करेंगे कि वैसी परिस्थिति में रिस्पॉन्ड कैसे करें। कैसे रिस्पॉन्ड करें? वही आता हूँ। उसके पहले भाव तो स्थिर करें। भाव स्थिर किए बिना रिस्पॉन्ड करने जाएंगे तो आप रिस्पॉन्ड करने के बदले रिएक्ट करेंगे। भाव में अगर विश्वास के बदले अविश्वास आ गया, सम्मान के बदले अपमान आ गया, स्नेह के बदले विरोध आ गया, मुंह से रिएक्शन निकलेगा, जितनी बार भी जवाब देते खराब प्रतिक्रिया निकलेगी, ठीक निकल ही नहीं सकता। इसीलिए बाहर बोले कैसे उस पर बात हम बाद में करेंगे। उसके पहले अगर ये भाव ठीक करने वाला काम नहीं करेंगे, बाहर मुंह से नहीं ठीक निकलेगा जी। कहाँ से निकलेगा? कुछ नहीं, वो समझदार आदमी वहाँ कुछ नहीं कह रहा, जिसको समझदार बताया जा रहा है उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो घर आके उस पर रिस्पॉन्ड करता है जो उससे कनेक्टेड है। अभी आता हूँ एक एक करके इस बात पर कि रिस्पॉन्स कैसे करें। अभी के लिए तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हर गलती करता हुआ व्यक्ति के लिए भी हमको ये बात दिखाई दे सके कि मूल में वो गलती करना नहीं चाहता है।
जैसे हम परिस्थितिवश, बाध्यतावश, विवशतावश गलती करते हैं, ऐसे ही अगला भी परिस्थितिवश, बाध्यतावश, विवशतावश गलती करता है, कर रहा है। ये बात दिखने की जरूरत है। सर आदतन नहीं कर रहा, आदत कैसे? हम आदतन करते हैं। मैं कल से तो यही बात कह रहा हूँ कि जब हम गुस्सा करते हैं तो तुमने मजबूर कर दिया, जब आप गुस्सा करते हैं तुम्हारी तो आदत हो गई। ये अंतर पकड़ना जरूरी है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो तुमने तो मजबूर कर दिया हमको। 3 साल से झेल रहे हैं, 15 दिन से झेल रहे हैं, 2 घंटा से झेल रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमको जवाब देना पड़ता। जब हम गुस्सा करते हैं तो ऐसा है, जब आप गुस्सा करते हैं तुम्हारी तो आदत हो गई है बात बात पे चिल्लाने की। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जिसके लिए तुम चिल्ला रहे हो? ये बात सर हमको पता है नसीब। ये पहचानना जरूरी है कि हम ये दोहरा मापदंड लेकर के चल रहे हैं। अपने लिए इंटेंशन का मापदंड है, दूसरे के लिए कॉन्फिडेंस का मापदंड है। तो आप गलती करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, हम गलती करते हैं तुम बात ही कर देते हो। हम कुछ कहें तो बाध्य करके अपना वो हमारे यहाँ कहते हैं हेड भी हमारा, टेल भी हमारा, सिक्का उच्चारण, टेल आए तो भी हमारा, टेल आए तो भी हमारा। तो हमको गुस्सा आया तुम मजबूर कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। तुमको गुस्सा आया, तुम्हारा तो आदत ठीक नहीं है, बात बात पे चीखने चिल्लाने की आदत कर दी। अब इसमें क्या किया जाए? क्या किया जाए पर कल आएंगे, मतलब आज आएंगे आगे के सेशन में। पर पहली चीज ये किया जाए कि वो गुस्सा करता हुआ व्यक्ति भी, वो गलती करता हुआ व्यक्ति भी, वो हमारे ऊपर आरोप लगाता हुआ व्यक्ति भी मूल में तो खुद सुखी समृद्ध होना चाहता है, हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहता है। ये बात देखी जाए। चाहता है तो करे ना सर। आपके लिए भी लोग ऐसे ही कहेंगे कि चाहते तो बहुत हो, करो भी तो कभी कर पाएगा वो। ये दिखना जरूरी है कि चाहना होने के बाद करने का काम अगर हम चाहते हैं कि वो करे तो उसकी समझ में, उसकी योग्यता विकास में सहयोग करने की जरूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि एक बच्चा गणित के प्रश्नों को हल करना शुरू कर दे, विज्ञान के प्रश्नों को हल करना शुरू कर दे, तो उसको गणित और विज्ञान को सीखने समझने में सहयोग करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि एक बच्चा कंप्यूटर बढ़िया चलाने लगे, साइकिल बढ़िया चलाने लगे, तैराकी बढ़िया सीख ले, ड्राइविंग अच्छा सीख ले, तो उसको ड्राइविंग सीखने में सहयोग करने की जरूरत पड़ेगी, तैराकी सीखने में सहयोग करने की जरूरत पड़ेगी, गणित और विज्ञान को, कंप्यूटर और अंग्रेजी को सीखने में सहयोग करने की जरूरत पड़ेगी। और ये दूसरे का सहयोग हम तभी कर सकते हैं जब खुद हम में वो चीज हो और हम स्वाभाविक स्थिति में। आप देखिए ना, आप दूसरे को सीखने समझने में सहयोग करने का काम कब बेहतर कर पाएंगे? जब आप शांत हो, आराम में हो, कि जब आप खुद ही गुस्से और क्रोध में उबल रहे हो। जी हम स्वाभाविक स्थिति को सुख कह सकते हैं, भाव कह सकते हैं। वही स्वाभाविक स्थिति को देखिएगा तो उसको सुख निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। और भाव की जगह पर देखिएगा तो ये है कि सकारात्मक भाव होने की संभावना सबसे ज्यादा है वहाँ। भाव है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसके होने की संभावना वहाँ है कि हम समझ करके उस भाव को विकसित कर सकते हैं। जब हम खुद ही क्रोध में भरे हैं, विरोध में भरे हैं, घृणा में भरे हैं, आवेश में भरे हैं, उस समय न तो ठीक सुना जा सकता है, न ठीक किया जा सकता है। अस्वाभाविक स्थिति। एग्जैक्टली। तो स्वाभाविक स्थिति में इन भावों को समझा जा सकता है, अपने में विकसित करने का काम किया जा सकता है। आप अभी ही देखिए ना, यहाँ बैठे हुए भी आपका मन अगर 10 बातों में उलझा हुआ, आधी बात आपको सुनाई नहीं देगी, आधी सुनाई भी देगी तो समझ में नहीं आएगी। अगर यहाँ बैठे हुए भी आपका मन किसी बात में उलझा हुआ हो, आधा बात तो हमारा सुनाई नहीं देगा, भले आप सामने बैठे हो, और आधा सुनाई भी देगा तो उसका मतलब कुछ ज्यादा पकड़ में नहीं।
सर संसार में तो एक्चुअली ऐसा होता है कि असहज स्थिति में वो क्या बोलता है वो कम सुनते हैं, मगर रिएक्ट क्या करना है वही सोचते रहते हैं। एग्जैक्टली ज्यादातर समय यही होता है कि अस्वाभाविक स्थिति में, क्रोध और विरोध की स्थिति में हम दूसरे को सुनते भी है ना, तो सिर्फ इसलिए कि ठीक से जवाब कैसे देना है, सुनते नहीं तो इसीलिए कि जवाब कैसे ठीक से उसको देना है, बताना कैसे है उसको कि गलती तुम्हारी है, सही हमें। पूरी शिद्दत से हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सही मैं हूँ, गलती तुम्हारी है। लेकिन सर सच्चाई क्या है इसमें? क्योंकि मान लो मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे सच्चाई दो में से एक, या तो हमारी गलती है या आपकी गलती है या दोनों की गलती है, एक सच्चाई तो ये है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि गलती किसी की भी हो, हमको उस परिस्थिति को ठीक करने नहीं आता है। मैं कल से इस बात पर ध्यान दिला रहा हूँ कि हम ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि गलती किसकी है इसको पहचानने का काम करें। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगला जहां भी खड़ा है वहां से ठीक जीने का रास्ता कैसे निकाल सके। मैं इस बात पर बात ही नहीं कर रहा हूँ कि गलती किसकी है। गलती आपकी प्रूव भी कर दें, मान लीजिए सारा बहस हो जाए और हम एकदम प्रूव कर दें कि गलती तुम्हारी है, आप बदल जाते हैं? आपको बदलने का मन भी करता है क्या? वो संभावना शुरू भी होती है क्या? देखिए ना करके। सर एक बात मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे कि कोई भी काम है, कोई बात है, उसमें कंट्रोवर्सी हो रही है, हम कह रहे हैं ये ऐसे ठीक होता है, ऐसे ठीक है, और तो वो मान लेते हैं उसकी बात तो ठीक है। 15 दिन बाद ये क्वेश्चन सामने आता है जो तुम कह रही थी वो ज़्यादा ठीक था, अब उसको कैसे सुधारा जाए, क्योंकि वो तो हो चुका काम। उसमें एक ही लाइन कहने की जरूरत है कि ये ठीक था, तो अगली बार से थोड़ा हमारी सलाह को अगली बार जिम्मेदारी से सुन लीजिएगा। अगली बार फिर वही होता है। सर मैं ज्यादातर सूरत रहा हूँ तो वहाँ ट्रैफिक का कोई सेंस ही नहीं, बहुत ट्रैफिक की वजह से कोई ट्रैफिक का सेंस ही नहीं, कैसे भी चलते हैं लोग। तो हमने सोचा कि अगर हम बाहर निकलते हैं उस सेंस के देखकर कोई लोग बहुत बीच में आ जाते थे, तो मैं भी पहले बहुत एग्रेसिव था, क्रोधी था। तो मैं अपने जहाँ पे अगर लक्ष्य तक पहुँचना है 5 किलोमीटर है तो 5 बार तो ऐसा हो, मिनिमम 5 बार ऐसा हो सकता है। तो इससे इतने गुस्से में, ऐसे एग्रेसिव होने से, ऐसे क्रोध में होने से इतने आग बुगले हो जाते हैं कि जो हमारा जीने का लक्ष्य, हमारा काम करने का लक्ष्य, वो साइड में रह जाता है। वही आदमी एग्जैक्टली माइंड में रहता है। मैं सोचा कि मैं कितने ऐसे लोगों से लड़ता रहूँ। तो लड़ाई भी क्या होती है, दो गलती या तो दोनों में से एक होती है। वो कहता है कि तुम बीच में, मैं कहता हूँ वो बीच में। मैंने द साइकोलॉजी ऑफ मैन्स पॉसिबल इवोल्यूशन पढ़ा, उस वक्त मैंने संन्यास नहीं लिया था, इतना मैं अध्यात्म में नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि चलो ये सब विचार एक बार अप्लाई किया जाए। तो जैसे वो मैं पहले एग्रेसिव होता था, वो भी होता था। अगली बार मैंने ये ट्राई किया कि मैं एग्रेसिव नहीं होऊंगा। वो क्या करता है, तो वो एक्चुअली एक होता ही सहज भाव है उसका, तो मैं सॉरी बोल देता। अब गलती किसी भी की हो, मैंने तय कर लिया कि इतनी बार मैं लड़ा, इतनी बार झगड़ा, और विजय मेरा ही होता था क्योंकि मैं मास्टर ब्लैक बेल्ट था, कराटे अच्छी तरह से जानता था, पुलिस में भी था, तो काफ़ी कुछ जानता था। और बाद में मुझे पछतावा भी होता था कि मुझसे ऐसा तो मेरा जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इंसान, मुझसे उससे तकलीफ होती है, या तो वो मार खा जाता है, ज़्यादा मार खा जाता है। उसके बाद भी पछतावा तो मुझे होता ही था कि मानवीय के सहज स्वभाव में ये मेरा वर्तन नहीं होना चाहिए। जब मैं होश में आता था तब, जब तक तो हाथ उठता था तब तक तो ये नहीं आता था, तब तक तो कैसे अच्छी तरह से मारपीट करके उसकी गलती उसको बताई जाए या फिर वो स्वीकार कर ले। जब ये होश में आता था तब पता चलता था बराबर कि नहीं, ऐसा मेरा जीवन नहीं होना चाहिए। तो मैंने अगली बार ऐसे ट्राई कर किया कि नहीं यार, अब इस बार ये तो हमारा तरीका नहीं होना चाहिए। तो मैंने सहज स्वभाव से चालू किया कि चलो भाई मैं खुद ही सॉरी बोल देता हूँ। वो थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है, मैं दूसरी बार सॉरी बोल देता हूँ, बहुत प्यार से बोल देता हूँ। तो मैंने सोचा कि वो जो शक्यताएँ थी बात आगे बढ़ने की, एक दूसरे को गाली गलौज करने की, या फिर जो परिस्थिति बिगड़ने की, वो आधी शक्यता तो ऐसे ही एक बार सॉरी बोलने से ही खत्म हो जाती है। फिर वो भी सहज होता है, और मैं ज़्यादा प्रयत्न करता था हंस के, तो वो और भी सहज होता है। फिर तो अगर कुछ ऐसा कुछ होता था, मान लो कि एक बार हम टकराते हैं ना, तो हमारे चेहरे पे भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है कि वो मजबूर कर देता है सामने वाले को
मैंने कोशिश की अगर पहली बार ही ये जो रिएक्शन में प्यार वो भाव लाने की कोशिश करे तो क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा ये जो बातें हैं वो मैंने भी अपने जीवन में ट्राई की सर, तो बहुत अच्छा परिणाम दिखा। फिर मैंने अध्यात्म में आने की शुरुआत किया, संन्यास लिया। उसके बाद तो सर ऐसा होता है कि एक एनर्जी हमारे में से डेवलपमेंट होती है और दूसरे को टच करती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सामने अगर इंसान आए और हमारे में ये भाव प्रकट होता है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इतना परिवर्तन और इतना बदलाव मैंने देखा है। सिर्फ इंसान में नहीं सर, प्रकृति में और प्राणी में भी देखा है। मैंने ऐसे क्रूर प्राणियों के साथ ऐसा जीवन जिया है कि अगर हमें सही भाव हो तो बदलाव उसमें दिखा। ये बिल्कुल सही है। तो बात जो आप कह रहे हैं लेकिन सर हाँ सॉरी कहाँ दो जगह का, तो उसमें अगर वो टॉपिक पे एक ये मान ले कि सामने वाला पीड़ित है, इसको मैं यहाँ चुप हो जाता हूँ या क्रोधित नहीं होती हूँ मैं, और ये अपने आप फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो टॉपिक ऐसे मुद्दे पे खत्म हो जाए जहाँ वो ठीक ही नहीं हो रहा, जहाँ वो तथ्य ठीक ही नहीं हो रहा, उसमें मैं भी शांत हो जाऊँ और सामने वाला मुझे देख के शांत हो जाए, तो वो बात तो बेकार होगी ना। हमारा मन तो विचलित रहेगा ना कि मैं सामने वाले की वजह से चुप हुई जी। तो फिर उसके लिए क्या। मैं इतना ही कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप शांत होकर के आगे कोई बात नहीं करें। कैसे बात कर सकते हैं कि बात बिगड़े नहीं हमारी, सम्मान और स्नेह को बनाए रखते हुए चर्चा कैसे हो सकती है वो सोचने की जरूरत है। आप देखिएगा बात इस बात से नहीं बिगड़ती है कि हमारे और आपके बीच असहमति है। ये डिफरेंसेस हमको डिवाइड नहीं करते हैं ज्यादातर समय। आप देखिएगा आपकी सहमति किसी और बात को लेके है, हमारी सहमति किसी और बात को लेके है। ये डिफरेंस हमको डिवाइड नहीं करता है। उसके बेसिस पर जो हम अपमान करना शुरू करते हैं, आपका विरोध करना शुरू करते हैं, आपका क्रश करके आपको अपनी बात मनवाना चाहते हैं, हम शासन पूर्वक आपसे मनवा लेना चाहते हैं, ये बात हमारे और आपके बीच विभाजन पैदा करती है, दरार पैदा करती है। डिफरेंसेस तो हो ही सकते हैं हमारे आपके बीच कि आपको लगता है खेत में गेहूं बोना चाहिए, हमको लगता है चना बोना चाहिए। ये अंतर तो हो सकता है, ये अंतर तो हो सकता है। लेकिन इस अंतर के आधार पर जब हम ये बताना शुरू करते हैं कि आप कह रहे हैं गेहूं बोना चाहिए और हम सब तरह से अपमानजनक भाषा से आपको बताते हैं कि तुम बुद्धो बेवकूफो, तुमको आज तक इतना समझ नहीं है कि मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसा है, मौसम कैसा है, और तुम बीच में टांग लड़ाने आ जाते। ये जो हमारा लहजा होता है ना अगले को अप्रोच करने का, ये लहजा परेशान करता है। फिर हम शासन पूर्वक दबाव पूर्वक किसी तरह से तुमसे मनवा लें अपनी बात और चलवा लें तुमको अपने हिसाब से। ये जो शासन की प्रवृत्ति है हमारी ना, ये प्रवृत्ति परेशान करती है। तो चर्चा न करें, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसको सम्मान और स्नेह के साथ करने के तरीकों को तो सोचें एक बार। तो वो भी सहज स्थिति में आता है और वो भी सोचने लगता है। Exactly. और सही तरह से व्यवहार करने की कोशिश भी तभी करेगा। Exactly. हम रिएक्ट करेंगे तो वो उस स्थिति पे आएगा ही। रिएक्शन के बाद तो अगला सुनता ही नहीं है आपको। आप रिएक्शन से बात शुरू किए हैं ना, तो अगला पहले उबल रहा था, उसमें थोड़ा पेट्रोल आपने और डाल दिया, अब वो सुनेगा खाक, वो सब तरह से जवाब देगा। तो सर मैं ये कह रही हूँ उसके लिए वो सीखने की जरूरत है कि संवाद कैसे किया जाए। जी आएंगे ना, पर संवाद करने के मूल में भाव का ठीक होना जरूरी है। ये भाव अगर ठीक नहीं होगा, अंदर सम्मान और स्नेह नहीं है, तो बाहर संवाद करने की कला सीखना वैसे ही है कि आदमी मर गया हो, कपड़े बढ़िया पहनाते रहिए, बाल बढ़िया काटते रहिए, चेहरे का रंग रोगन करते रहिए, उससे क्या निकलेगा जी? अंदर पहले ठीक हो जाए तो बाहर ठीक होने पर भी हम बात करेंगे। भाव और भाषा, भाव के साथ भाषा का मतलब है। भाव को छोड़ करके भाषा तो दिखावा है, नाटक है, धोखा है। तो हम आएंगे भाषा के ऊपर भी कि कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, पर पहले ये पकड़ना जरूरी है कि अंदर भाव का ठीक होना जरूरी है। भाव ठीक नहीं होगा
तो भाषा आप कितना भी कुछ करने जाइए, अगले को भी दिखाई देता है कि तुम ड्रामा कर रहे हो। भाषा ही ठीक होती है मोस्टली बात। और अंदर हमको भी इरिटेशन होता रहेगा, क्योंकि भाव अंदर ठीक नहीं है। भाषा कितना भी ठीक रख लीजिए, आप अंदर इरिटेट होते रहेंगे, आप अंदर परेशान होते रहेंगे, आप अंदर रिएक्ट करते रहेंगे, आपका दुख बना रहेगा। इसलिए हम शुरू भाव से कर रहे हैं, फिर भाषा पे भी आ जाएंगे कि कैसे वो बात हो सकती है। सर, ये जैसे दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, अब इसमें अगर हम फैमिली मेंबर्स को देखें तो हाँ भाई वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम हमारे लिए सुखी चाहेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि जैसे मतलब फ्रेंड सर्कल है, उनसे तो हमारा मतलब ऐसे खून का कोई रिश्ता नहीं है, तो अब उसके पीछे वो कैसे जाने कि वो भी सुखी करना चाहते हैं? क्या पता उनके पेरेंट्स भी उन्हें हमसे ऐसे कंपैरिजन कर दिया हो कि वो देख ऐसे मार्क्स लेके आके तेरे साथ रहती है, वो ऐसा करती है, तो सर फिर वो उनसे कैसे पहचानेंगे? अब जैसे वो आपने एग्जांपल दिया था कि हम रोड पे एक्सीडेंट हो तो वो तो हमें दिख जाता है, लेकिन जो अंदर मानसिक स्थिति चल रही हो वो कैसे पहचानेंगे सर? ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स ने कंपैरिजन कर दिया होगा, कुछ कह दिया होगा, उसके आगे थोड़ी बताएंगी। हाँ, ठीक है, उसके कारण ईर्ष्या द्वेष विरोध अगर उसमें भरा हुआ भी है, तो वो ईर्ष्या द्वेष और विरोध, ये जो योग्यता की जगह पर जो कमी हमको दिखाई दे रही है कि दूसरा हमको निरंतर सुखी करना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये जो हम देख रहे हैं, ये हम किस जगह पे देख रहे हैं? उसकी इच्छा में दोष आ गया है, उसके विचार में दोष आ गया है, या उसकी मूल चाहना ही खराब हो गई है। ये अंतर पहचानना जरूरी है। जैसे हमको भी कोई दूसरा कोई कंपैरिजन कर दे, ठीक, दूसरे के कारण हमको नीचा दिखा दे, कुछ कह दे, तो हमारे अंदर भी गुस्सा आ जाता है, कभी विरोध आ जाता है कभी, लेकिन वो गुस्सा और विरोध यहाँ इच्छा की जगह पर ही तो आ रहा है, विचार की जगह पर ही तो आ रहा है, करने की जगह पर ही तो आ रहा है। तभी तो आपसे जब भी कहा जाए कि गुस्सा क्यों किए, तो आप कहोगे कि तुमने हमको मजबूर कर दिया, इसलिए तुमने हमको बाध्य कर दिया, इसलिए तुमसे तंग आ रहे हैं हम 3 साल से, तो गुस्सा नहीं करें तो क्या करें? ये जो सारा भाषा हम बोल रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि इच्छा की जगह पर गलती होने के बावजूद भी, विचार की जगह पर गलती होने के बावजूद भी, व्यवहार कार्य की जगह पर गलती होने के बावजूद भी, हमारा ये जो इंटेंशन है, हमारा जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वो तो प्योर ही बना रहता है। अपने लिए इस बात को जितना जितना देखेंगे ना, उतना उतना दूसरे के लिए भी ये बात दिखाई देती है कि भले ही मेरा मित्र इच्छा की जगह पर विरोध पाल लिया, विचार की जगह पर विरोध करने की सोच रहा है, व्यवहार की जगह पर विरोध कर रहा है, पर मूल रूप में विरोध उसको भी सहज रूप में स्वीकार नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी विरोध सहज रूप में स्वीकार नहीं होता है। भले मैं विरोध करता हूँ, भले मैं विरोध करती हूँ, पर यहाँ इच्छा में विरोध होते हुए भी मेरी मूल स्वीकृति विरोध की नहीं है। यहाँ इच्छा में अपमान होते हुए भी, विचार में अपमान की योजना बनाते हुए भी, व्यवहार में अपमान करते हुए भी मूल रूप में अपमान हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है। ये बात हमको अपने लिए दिखाई देती है, अपने अध्ययन से ये बात हमको पता चलती है। अपने लिए इस बात को जितना देखते हैं ना, उतना फिर दूसरे के लिए भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने कुछ कह दिया हो, तुलना कर दी हो, कंपैरिजन कर दिया हो, कि हमारी ही किसी पुरानी बात से वो दुखी हो, कि हमारे घर वालों से दुखी हो। घर वालों का दुख भी हमारे ऊपर आ जाता है बहुत बार। उसमें से किसी भी कारण से उनकी इच्छा में कमी हो सकती है, विचार में दोष हो सकता है, व्यवहार में दोष हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको अपमान सहज रूप में स्वीकार है, विरोध सहज रूप में स्वीकार है, गुस्सा सहज रूप में स्वीकार। क्योंकि अपमान करने में, विरोध करने में, गुस्सा करने में, क्रोध करने में जो भी व्यक्ति करता है वो परेशान रहता है, क्योंकि उसकी अपनी ही इच्छा और उसकी अपनी ही सहज स्वीकृति एक दूसरे के विरोध में है। उसकी सहज स्वीकृति तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भावों से जीने की,
इच्छा की जगह पर वो अपमान कर रहा है, क्रोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो जैसा वो है यहाँ इच्छा विचार की जगह पर, और जैसा होना उसको सहज रूप में स्वीकार है, ये दोनों में अंतर विरोध होते ही दुखी होने का गारंटी है। अपने लिए भी इस बात को हम देख सकते हैं, और अपने अध्ययन में जितना जितना हम इस बात को देखते हैं उतना उतना दूसरे के लिए भी हमको पता चलता है। तो एकदम सिंपल बात मैं दो कह रहा हूं कि गलती करते हुए उस व्यक्ति के लिए भी पहली चीज ये देखी जाए कि मूल में वो गलती करना नहीं चाहता है, परिस्थिति बस बाध्यता बस परेशान होकर के परेशान करने का काम कर रहा है। और दूसरा ये दिखना जरूरी है कि हमको परेशान करने के पहले अपमान को, विरोध को, क्रोध को अपने में ला करके वो खुद परेशान है। ये दो चीज दिखना जरूरी है। गलती करता हुआ व्यक्ति भी मूल में गलती नहीं करना चाहता है, ये बात दिख सके। दूसरा, उस गलती को करते हुए, उस अपमान, विरोध, क्रोध को करते हुए वो दुखी है, परेशान है, ये दिखना जरूरी है। ये दिखना जरूरी है। जैसे आजकल के कल्चर में, कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में ये हो गया है कि जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जब तक वो मुझे मतलब एक तरीके से गलत वे से बात नहीं करेगा, मतलब गाली दे करके, और ऐसा वो बन गया है कि वो दोस्ती उतनी अच्छी नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमको बुरा भी नहीं लग रहा होता है कि वो गाली दे के बात कर रहा है और हम भी गाली दे के बात कर रहे हैं। वो भाव अच्छा होता है लेकिन भाषा अच्छी नहीं होती है, तो हमको बुरा नहीं लग रहा होता। उस केस में क्या है? ठीक कह रहे हैं, जब भाव अच्छी हो ना तो भाषा में ऊपर नीचे भी चल जाता है। लेकिन वही भाव एक बार खराब हो जाए और तब वही गाली दे, देखिए सुन के कैसा लगता है। हमने भी उस कॉलेज को देखा है कि भाव एक बार खराब हो जाए और फिर वही गाली दे, तब देखिए कैसा लगता है उसको सुन के, गुस्सा आता है कि नहीं आता। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी है। हाँ सर, जैसे कोई भी इंसान है, अगर उसकी कोई भी आदत मान लो 1 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी और भी ज़्यादा पुरानी हो, तो सर अब जैसे ये चीज़ें हैं, अब तक जैसे बहुत सारे लोगों की क्या सबके व्यवहार मतलब बहुत अलग थे, जैसे बच्चों को डांटना, वो सब चीज़ें, तो ये चीज़ें एकदम से कैसे चेंज होंगी? क्योंकि जब बहुत साल की आदत एकदम तो चेंज होगी नहीं, है ना, कुछ उसके लिए कुछ होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो एकदम सिंपल है। जो पहली प्रैक्टिस, और आगे बताऊंगा धीरे धीरे एक एक करके, पर पहली प्रैक्टिस तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो गलती करता हुआ बच्चा, वो होमवर्क नहीं करता हुआ बच्चा, वो मोबाइल में लगा हुआ बच्चा, ठीक है, वो हमारी पसंद के कपड़े नहीं पहनता हुआ बच्चा, वो टाइम से घर नहीं लौटता हुआ बच्चा, ठीक है, बाहर जिस खाने को मैंने मना किया है उस खाने को खाता हुआ बच्चा, जिन दोस्तों के साथ उसको घूमने से मना किया है उसके साथ घूमता हुआ बच्चा, मूल में वो भी स्वयं को सुखी समृद्ध करना चाहता है और हमको सुखी समृद्ध करना चाहता है। ये बात वहां देखने की जरूरत है। और अगर उस बात पर शंका उठने लगे, अपने से 20 बार सवाल पूछने की जरूरत है कि मूल में मैं खुद सुखी समृद्ध होना चाहता हूँ कि नहीं, और सुखी समृद्ध रहते हुए दूसरे को सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ। अगर ये बात यहाँ अपने लिए दिखाई देती है तो दूसरे के लिए भी उसको देखने की जरूरत है। ठीक उसी तरह से जैसे एक गाय के लिए अध्ययन करने से हमको दूसरी गाय के बारे में भी पता चल जाता है, तो मानव के रूप में अपना अध्ययन करने से हमको यहाँ बैठे हुए सभी मानव के बारे में पता चल जाता है कि मूल में तो आप सबों को भी विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम ही स्वीकार। वेरीफाई करके भी देख लीजिए, भरोसा और नहीं हो पूछ के देख लीजिए, अगले से पूछ करके देख लीजिए, तो पता चल जाएगा कि अगला भी ये बात तो कहता है कि नहीं कहता। ये बात तो है, वो बच्चा भी सुख, लेकिन उसने ये बना लिया ना कि मोबाइल देख के सुख मिलेगा या ऐसे घूम के सुख मिलेगा, मतलब उसका क्या होगा बताता हूँ। अभी आपने पूछा है कि आपकी आदत कैसे बदले, अभी तो मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ कि आपकी आदत कैसे बदले। आपकी आदत ऐसे बदलेगी कि उस गलती करते हुए बच्चे के लिए भी ये बात देख सकें
कि मूल में वो भी खुद सुखी समृद्ध होना चाहता है और हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहता है। ये पहली बात है जो हमको देख सके। दूसरी बात, अगर वो अपमानजनक ढंग से कुछ जवाब देता है, विरोधजनक ढंग से कुछ जवाब देता है, उस जवाब देते हुए हम ये देख सकें कि मूल में वो परेशान है और उस परेशानी को व्यक्त करने के क्रम में हमको अपमान और विरोध कर रहा है। ये दो बात देख सकें तो अपना ठीक होने का काम शुरू हो जाएगा। ये जो अपनी आदत बिगड़ी हुई है, दूसरे की कैसे होगी वो बात अभी आपने पूछा नहीं है हमको, उस पर बाद में आएंगे। अपनी आदत ठीक होनी शुरू हो जाएगी जितना होश में रह करके ये दोनों चीज को हम देखने का काम करें। वो गलती करता हुआ बच्चा भी मूल में सुखी समृद्ध होना चाहता है, सही को ही करना चाहता है, हमारे साथ भी सही जीना चाहता है, ये बात दिखाई देनी जरूरी है। और दूसरा, अपमानजनक ढंग से बोलते हुए, विरोध करते हुए, नाराजगी को व्यक्त करते हुए वो बच्चा परेशान है और फिर हमको परेशान करने का काम कर रहा है या सोच रहा है, ये दिखना जरूरी है। अपना नॉर्मल होने का काम तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब उसको नॉर्मल कैसे करना है वो अगला स्टेप है, उस पर आएंगे हमारे। पर इतना पहले अपना तो ठीक किया जाए, क्योंकि अपनी ही गाड़ी पटरी से उतरी हुई है तो दूसरे का संतुलन कैसे लाएंगे? हम ही एक्सीडेंट में हाथ पैर टुरवाए बैठे हैं, दूसरे का इलाज क्या करेंगे, दूसरे की सेवा क्या करेंगे? सर इसका एक क्राइटेरिया तो ये है ना कि अगर मान लो कि वो कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कितना भी जिद्दी हुआ हो, कितना भी क्रोधी हो, अगर उसका कोई प्रभाव हम पर आता है और हमें असहज करता है तो ये तो तय है कि हम में भी कोई बदलाव लाना अभी बाकी निश्चित रूप से। अगर वो स्वभाव उसका या फिर उसका वर्तन या फिर उसका कोई भी जो रीजन है वो हमें असहज नहीं करता, हम अपनी स्थिति में स्थिर प्रज्ञ रहते या स्थिर रहते हैं, तो ये बात पक्की है कि हम जो जितना भी सुधार लाना है वो हमें आ गया। जी जी। और उसके बाद भी अगर हमारे में से भाव प्रेम में स्नेह, प्यार, समता, सम्मान, ये सब अंदर से अगर उठ रहा है तो ये मानना है ना। जी जी बिल्कुल। होने में कहीं पे भी ऐसा कुछ है तो हम और भी हम में बदलाव लाने अपने में बदलाव लाने की जरूरत है। और उसके बाद जो अगला काम करना होता है ना, वो ये होता है कि ये सम्मान और स्नेह के साथ अगले का सटीकता से ध्यानाकर्षण कैसे कर सके। तब तक तो हम बदलाव नहीं ला सकते, तब तक कुछ बहुत बदलाव नहीं ला सकते। थोड़ा कुछ हो सकता है। थोड़ा बहुत तो देखिए बहुत तरीकों से आदमी करता रहता है, होता ही है कुछ न कुछ। सर ज्यादा कई सालों से यानी सदियों से हम इस बात को छोड़े बिना ही बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए दिन ब दिन साल बदल वो सब गिरी हुई यही व्यवस्थाओं में मिली है। होगा ही, क्योंकि धीरे से पता चलता है कि हम उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, वो एक लिस्ट लेके बैठा हुआ है कि आप में क्या बदलाव लाना है। छोटा से छोटा बच्चा भी आज के दिन एक लिस्ट लेके बैठा हुआ है कि माँ बाप को कहाँ ठीक होना चाहिए। माँ बाप को लगता है वो बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, करिए ना, पर बच्चा पहले से एक लिस्ट लेके बैठा हुआ है, उसका ठीक करिएगा। लेकिन सर यहाँ एक चीज़ और होती है ना, मान लो बहुत छोटा बच्चा है, अभी उसको उतनी समझ नहीं है, तो उसको तो कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी ना कि ये ऐसे कर, ये चीज़ मत कर, वो सब बताने में बुरा नहीं है। अब ये बच्चा है छोटा, देखो उसे तो बताना पड़ेगा ना। वो जो छोटा बच्चा है ना, उससे अगर बात करने जाए ना तो ये दिखता है कि आप जैसा करते हैं वैसा ही वो करता है, आप जैसा खाते हैं वैसा ही वो खाता है, आप जैसा घर में दूसरों से बात करते हैं वैसा ही वो भी बात करना सीख लेता है। तो छोटा बच्चा तो इमिडिएट करने को खड़ा ही रहता है जी। हमको गुस्सा करते देखता है, फिर वो गुस्सा सीख लेता है, तब हम उसको कहते हैं कि तुम गुस्सा करने लगे। तो अपने आचरण और व्यवहार को अगर आपने ठीक रखा है ना, तो छोटे बच्चे को तो बताने की भी जरूरत नहीं है, और स्वाभाविक रूप से ठीक सीख लेते। आप देखिए ना, शाकाहारी घर में बच्चा पैदा होता है शाकाहारी हो जाता है, मांसाहारी घर में पैदा होता है मांसाहारी हो जाता है, हिंदी बोलने वाले घर में पैदा होता है हिंदी बोलने लगता है, अंग्रेजी बोलने वाले घर में पैदा होता है अंग्रेजी बोलने लगता है। हिंदी में भी बिहार का होगा तो एक एक्सेंट में हिंदी बोलेगा, बंगाल का होगा दूसरी तरह से बोलेगा, साउथ का होगा तो तीसरी तरह से बोलेगा। हिंदी सुन के पता चल जाता है कि वो बिहार का है कि बंगाल का है कि साउथ का है। इतनी बारीकी से वो सीखने के काम को बच्चा कर ही रहा होता है। तो अपने जीने वाला भाग अगर ठीक हो जाए ना, तो छोटे बच्चे के साथ तो डायलॉग करने की भी बहुत जरूरत है।
सर जीने वाला भाग तो तभी सही होगा जब हम ये सोचेंगे कि हमारे अंदर भी कुछ गलत है। जब हम अपने में देखना शुरू करेंगे तो गलती दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। गलती दिखाई देगी तो उसको ठीक करने का काम शुरू कर सकते हैं। वो ठीक होगा तब दूसरे को ठीक होने में सहयोग करने का काम शुरू कर सकते हैं। उसके पहले कैसे होगा? ओवर जंप कैसे कर सकते हैं जी? और सर बुद्धिमत्ता भी यही है ना कि हम पूरी दुनिया को तो सुधार नहीं सकते, कम से कम अगर हमको चाहे तो हम सुधार सकते हैं। अपने को सुधारे बिना दुनिया में एक आदमी को भी नहीं सुधार सकते हैं, ये बात तो पक्की है। दुनिया में एक आदमी में भी बदलाव का काम हम नहीं ला सकते हैं बिना अपने को बदले। ये एकदम इतना ही सिंपल है कि आपको नेचुरोपैथी नहीं आती है, आप दूसरे को सिखा देंगे। आपको खाने पीने का सिद्धांत नहीं पता है, आप दूसरे को सिखा देंगे। कैसे संभव है? कैसे संभव? हमको ड्राइविंग नहीं आती, हमको नहीं आती, आपको सिखा देंगे क्या? सिखाने का कोशिश करेंगे, दोनों गिर के मरेंगे। और वही होता है हमारे व्यवहार में कि हम आपको सुधारने जाते हैं, आप हमको सुधारने के लिए बैठे हुए हैं, दोनों गिर के मर जाते हैं। विचार किया जाए, एक भाव विश्वास को भी अगर हम अपने जीने में ठीक करने का काम कर लेंगे ना, जिंदगी में बहुत बदलाव आ सकता है। हमारे देखने का नजरिया अगर अगले के प्रति बदल जाए ना, और उस आधार पर विश्वास का भाव स्थिर हो जाए, बहुत सारे दुखों से हम उतने भर से ही मुक्त हो सकते हैं। आगे के भाव को तो छोड़ दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। पहले तो इसको समझना जरूरी है। समझ में आ जाए तो जीते समय अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास के काम को नहीं करेंगे, 10 साल से सुनिए कि 20 साल से सुनिए, एक बार सीख दिलाइए कि 200 बार सीख दिलाइए, कुछ ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये पकड़ना जरूरी है। अभ्यास के बिना गति नहीं होगी। और अभ्यास जीते समय किया जाता है, न कि क्लासरूम में बैठ के सुनते समय किया जाता है। जो कल सुविधा और संवेदना के संदर्भ में भी अभ्यास कह रहे थे, वो सुविधा और संवेदना का प्रयोग करते समय ही अभ्यास किया जा सकता है। खाते समय ही ये अभ्यास हो सकता है कि स्वाद के लिए खा रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं, क्लासरूम में नहीं हो सकता। ऐसे ही व्यवहार करते समय ही ये अभ्यास हो सकता है कि दूसरा मानव मूलतः मेरा शुभ चाहता है। ये उस समय दिखेगा ना जब अगला विरोध कर रहा है, जब अगला क्रोध कर रहा है, जब अगला अपमान पूर्वक कुछ कह रहा है। उस समय अगर ये दोनों बात दिखनी शुरू हो जाए कि मूल में तो वो सम्मान ही करना चाहता है, मूल में तो वो स्नेह ही करना चाहता है, स्थिति परिस्थिति की बाध्यतावश वो ऐसा कर रहा है और ऐसा करते हुए वो दुखी और परेशान है। ये उस समय देखेंगे ना, देखिए आपका व्यवहार बदलता है कि नहीं बदलता है। तो एक दिन में प्रयोग हो सकता है, एक दिन में प्रयोग हो सकता है, एक घटना में प्रयोग हो सकता है कि आंख खोल करके उस समय ये दो चीज देखने का काम कर लीजिए। सिर्फ एक प्रैक्टिस आप करके देख लीजिए ना, 200 बात सुने करे एक भी नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। 2 बात सुने और 2 बात कर ले, जिंदगी में कुछ बदलाव आए। 200 बात सुने, 2000 बात सुने और करें एक भी नहीं, बोझ है जी सिर के ऊपर, बोझ है। हमारे यहाँ कहते गधे के ऊपर 20 किलो किताब रखो कि 20 किलो पत्थर रखो, क्या फर्क पड़ना है? उसके लिए दोनों बोझ है, किताब रखो कि पत्थर रखो। तो 200 बातें सुन लें कि 2000 बातें सुन लें, ये कोई उल्टी करके दूसरे को बताने के लिए थोड़ी है जी। और अगर वही काम कर रहे हैं तो एक आराम नहीं मिलेगा, 4 शिविर करिए कि 40 शिविर करिए। और आदमी का दुर्भाग्य हो गया है कि ज्यादातर समय उसको दूसरे को सुनाने में बहुत रुचि है, बहुत रुचि है। एक बार रुक करके ये देखा जाए कि हम खुद वैसा जी रहे कि नहीं। वो जीने में अभ्यास किए बिना बदलाव नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। आपको एक तरह से बैठने की आदत हो गई हो और हम बदल के कहें दूसरी तरह से बैठने के लिए, आप बैठेंगे 5 मिनट बाद फिर से प्यार वैसे ही कर लेंगे जैसे अभी किए हो।
ये आदत को जब तक बदलने का काम होश पूर्वक नहीं करेंगे वो कैसे बदलेगी? और मैं बार बार कहता हूँ, जब भी कोई बदलाव करने जाते हैं उसका पहला दिन ही सबसे कठिन होता है। आप ड्राइविंग सीखने जाएंगे, कौन सा दिन सबसे कठिन? आप स्विमिंग सीखने जाएंगे, कौन सा दिन सबसे कठिन? आप कुकिंग सीखने जाएं, खाना बनाना सीखने जाएं, कौन सा दिन सबसे कठिन? पहला। हर अभ्यास में वही लागू होता है। हमसे गलती ये होती है कि पहले दिन के ही उस हर्डल को देख करके, बाधा को देख के हम अभ्यास करना ही बंद कर देते हैं। वो हर्डल देखिए ना, रेस में दौड़ते ना, ये अभ्यास का हर्डल ऐसा है कि पहला ही हर्डल सबसे बड़ा है। हम उसी को देख करके इस पार खड़े रहते हैं। कई बार सर ऐसा भी तो होता है कि हम सीख रहे हैं, वो तो पार कर लिया, ठीक है, सीखने लग रहे हैं, बीच में गिर जाए फिर वो मनोबल टूट जाता है ना? वो भी होता है कि बीच में जब गिर जाए ना, उसी समय किसी पेरेंट्स के, किसी गार्जियन के, किसी आगे के बढ़े हुए लोगों के एक सपोर्टिंग हैंड की जरूरत पड़ती है। हमसे चूक क्या होती है कि जब आप सीख रहे होते हैं और आप गिर जाते हैं ना, तो आपके 15 दिन के प्रयास को नहीं देख करके गिरे हुए के ऊपर एक लात और मार देते हैं कि नालायक तुम कब सीखोगी। और हमको लगता है हम बड़ा सहयोग कर रहे हैं अगले का, हमको लगता है हम बड़ा सहयोग कर रहे हैं। हमको ये दिखना जरूरी है कि सहयोग अगले का उसको नालायक बताने से, उसको बेकार बताने से, उसको अपमानजनक कहने से नहीं होता, बल्कि सहयोग तब होता है अगले का जब वो जहाँ फंस गया है, उलझ गया है, उसमें से स्टेप बाय स्टेप बाहर कैसे निकल सके, उससे सहयोग होता है। मैं बार बार कहता हूँ, आप रास्ते में चल रहे हो, चलते हुए सड़क किनारे किसी गड्ढे में गिर जाए, 5 फीट का गड्ढा था, आप उसमें गिर के फंस गए। मैं लाख आके आपको ये कहूँ कि नालायक दिन के उजाले में तुमको दिखाई नहीं देता था, आँख खोल के चला करो। 20 साल से कहता हूँ रोड पे चलो तो पहले देख लिया करो दोनों साइड की कैसे ठीक चलना होता है। ऐसी 50 बातों को भी हम सुना दें आपको, उससे आप गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे, या आपको एक सपोर्टिंग हैंड बढ़ाएं, आगे हाथ बढ़ाएं, कैसे कदम दर कदम पैर रख के तुम इसमें से बाहर निकल सकते हो, इससे बाहर निकलोगे। उस समय तो यही मन करता है जो भाषण दे रहा है ना उसको भी हाथ पकड़ के खींच लो इसमें। एग्जैक्टली। ये समझ, भाषण की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, सपोर्ट की जरूरत है। ये समझ में आना जरूरी है दूसरे के लिए भी। हम क्या करते हैं, वो भाषण देने से शुरू करते हैं, हमको लगता है एजुकेट करना जरूरी है यहाँ। उसी से भी इरिटेट हो जाते हैं कि बताइए इसकी भाषण की क्या जरूरत है, हमें सपोर्ट करें। एग्जैक्टली, उससे अगला इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि आगे आपको सुनना भी नहीं चाहता है, बल्कि गुस्सा और आता है। हमको लगता है हम अच्छी बात कह रहे हैं, अगला सुनता नहीं है, कैसे सुनेगा जी? तो एक भाव को भी अगर अभ्यास करने का काम शुरू कर देंगे ना, जिंदगी में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। और इतनी बार कहने के बावजूद भी उसको वो गड्ढा क्यों नहीं दिखाई देता, वो क्यों गिरता है उसमें? ये सवाल को अपने से पूछेंगे ना तो दिखाई देगा कि क्यों हम वही गलती बार बार करते रहते हैं, वही गलती हम क्यों बार बार करते रहते हैं। ये देखने जाएंगे ना तो दिखाई देगा। 2 में से एक कारण होता है, या तो उसको दिखाई नहीं देता है कि ठीक क्या है ठीक क्या नहीं है आपके कहने के बावजूद भी, क्योंकि कहने से उससे जो शंका है उसके मन में या जो सवाल है उसके मन में, वो जब पूछता है ना हम ज्यादातर समय उसको चुप करा देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं। हमको लगता है कि ये मुंह बंद कर दिया हमने तो सवाल खत्म हो गए। मुंह बंद करने से इतना ही होता है कि सवाल बाहर नहीं निकलते हैं, अंदर तो खड़े ही रहते हैं जी। सर आपकी ज्वाला की तरह रोज हम खाना बना रहे हैं, रोज हम कोई भी काम कर रहे हैं, नहीं वो हम रोज उसको ठीक कर रहे हैं। बाय द वे हम खाना बना रहे हैं तब हमारा हाथ जल गया, कैसे भी हमारा, अरे तुम्हें देखना चाहिए, ठीक से करना चाहिए, ध्यान कहाँ रहता है? देखिए रोज हम काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान तब नहीं रहता। अरे ये करने से गया इंसान की बर्फ लाए या पानी डाले उसको कर दे, नहीं ये बताएगा तो ध्यान कहाँ रहता है? सर कि जो काम करना नहीं चाहता ना उसी का ऐसे आदत है। वही इसको कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। उस समय अपने आप को कैसे आदमी शांत रखे? उस समय ऐसे शांत रखे
कि जब वो एजुकेट करके हमको कह रहा है ना कि तुमको देखना चाहिए, तब हमको ये बात देखने की जरूरत है कि मूल में वो अगला व्यक्ति हमारा शुभ चाहता है, तरीका उसको ठीक नहीं पता है, इसलिए इन उल्टे पुल्टे तरीकों में उलझ गया है। जब वो हाथ जला हुआ व्यक्ति हमको शिक्षा दे रहा है ना कि तुमको आँख खोल के करना चाहिए था, ऐसे लापरवाह कैसे हो गए हो, या मन नहीं लगता है तुम्हारा जिसका उसी के साथ ये हालत होती है, उस कहते हुए व्यक्ति के लिए भी ये दिखना जरूरी है कि मूल में वो भी खुद सुखी समृद्ध होना चाहता है, हमको सुखी समृद्ध करना चाहता है, तरीका उसको ठीक नहीं आता है, तो गलत तरीके को यहाँ एक हाथ में तो जलन हो ही रहा है जी, अंदर की जलन भी और क्यों पैदा कर ले, बाहर तो जल ही रहे हैं आग से, अंदर भी क्रोध से क्यों जल ले, एक जलन तो हो ही रही है बाहर, दूसरा आग भी अंदर क्यों पैदा कर ले जी। और ज्यादा जल्दी आएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो आग अभी भी लगी रही है। इनफैक्ट व्यवहार के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप अगले से नाराज हो जाइए, उससे बात करना छोड़ दीजिए। बात करना छोड़ देने के बावजूद भी जैसे वो आदमी दिखाई देगा ना, मन में वो सारी बात चलनी शुरू हो जाएगी और उतना ही गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। उस व्यक्ति पर नजर भी ना पड़े, आपको खुद ही वो सारी बात याद आनी शुरू हो जाए, फिर भी गुस्सा देखिएगा वैसे ही उठना शुरू हो जाता है, नाराजगी वैसे ही शुरू हो जाती है। तो ये दिखना जरूरी है। एक भाव का भी हम ठीक से अभ्यास कर लेंगे ना, अपनी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। अनेक भाव को सुन लें, अभ्यास एक भी नहीं करें, उससे ज्यादा अच्छा है कि एक भाव को सुने और एक का अभ्यास कर डालें। उस अभ्यास को नहीं करेंगे ना, 10 साल से सुनिए कि 20 साल से सुनिए कि 30 साल से सुनिए, 1 शिविर करिए कि 10 शिविर करिए कि 100 शिविर करिए, 4 किताब पढ़िए कि 40 पढ़िए, 1 बार पढ़िए कि 24 बार पढ़िए, कोई ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष निकलता है उसको जीते समय अभ्यास करने से, और अभ्यास जीते समय ही हो सकता है। क्लासरूम में बैठ के क्या अभ्यास होगा? क्लासरूम में बैठ के तो समझा जा सकता है कि क्या अभ्यास करना है और कैसे अभ्यास करना है। तो हम जितनी बार भी आपको बता रहे हैं, इतना ही बता सकते हैं कि क्या अभ्यास करना है और कैसे अभ्यास करना है। उसको करने का काम तो आप रियल लाइफ में जब बाहर निकलेंगे या जब यहाँ बैठ के भी बात करना शुरू करेंगे एक दूसरे से, तब शुरू होगा, तभी शुरू होगा। आराम से सोचा जाए, कोई सवाल होगा तो लौट करके फिर से हम बात कर लेंगे। सम्मान पर कल जो चर्चा शुरू की थी उस पर मैं थोड़ा इस सेशन में ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि सम्मान का मतलब है अगले का ठीक ठीक आकलन करना। जाने अनजाने अभी ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए हम अधिमूल्यन, अवमूल्यन या अवमूल्यन के शिकार होते हैं। जैसे ही हम किसी दूसरे का अवमूल्यन करते हैं, कम करके उसको बताते हैं, वो तुरंत ही उसको पकड़ के 10 बातें बताना शुरू करता है। तो शाम को एक बच्चे ने कोई चीज ठीक नहीं किया और आप जैसे ही उसको कहते हैं कि नालायक, दिन भर में कुछ नहीं करते हो, वो बताना शुरू कर देगा कि अच्छा कुछ नहीं करते हैं, सुबह ये किसने किया, ये किसने किया, ये किसने किया, आगे से कराना, आगे से करा लेना, देखेंगे कल से ये कौन कर देता है तुमको। ये पीछे का और आगे का दोनों बताना शुरू कर देगा। पीछे भी बताएगा कि ये किसने किया था और आगे भी बताएगा अच्छा कल करवा लेना, ये देखते हैं कौन आगे करता है। आप उसको एक छोटा सा काम कहिएगा ना कि बेटा ये कर दोगे, हम तो कुछ करते नहीं है ना, तुमको जो करता हो यही रखा है जो ये जो आप कह रहे हैं ना यही रहता है जवाब। ये दिखना जरूरी है कि ये हमारे अवमूल्यन का नतीजा है, ये हमारे अवमूल्यन का नतीजा है। और तब क्या करें?
हमारे बस की नहीं है, हमारे क्यों नहीं है बताओ। देखिए कई बार ये दिखाई देता है कि हम भी अगर वो कह रहा है ना 2 काम करके कि हमारे बस की नहीं है, तो 2 में से एक बात है, या तो बचपन से उसको सचमुच आदत और अभ्यास हमने नहीं डलवाया, जिंदगी भर 1 किलो बोझ नहीं उठाया, आज चाहते हैं कि 25 किलो उठा के घूमना शुरू कर दे, या तो ये कारण है, या दूसरा कारण ये है कि हमसे नाराज है, उसको कोई कंसर्न नहीं अभी महसूस हो रहा है हमारे लिए, नाराज है, किसी बात से दुखी है, कह रहा है मरो अपना हल तुम जानो। ये 2 में से कोई एक कारण होता है, पूछिएगा कि कारण क्या है। आते हैं अभी थोड़ा बात करने के तरीकों पर भी आएंगे कि कैसे बात कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम किसी का अभिमूल्यन करते हैं, अधिक करके आकलन करते हैं, तो पहला सवाल आपके लिए मन में उठना शुरू हो जाता है कि कौन सा काम हमसे कर गया है जिसके कारण इतना कह रहा है। अगर कोई बहुत अधिक हमारा आकलन करता है, दूसरा ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक घबराहट इस बात की शुरू हो जाती है कि अपने इस इमेज को बचा के कैसे रखेंगे। अभी साथ रहना शुरू करेंगे तो 2 दिन 4 दिन में वो इमेज टूट जाएगा, तो बचा के कैसे रखेंगे, वो चिंता अपने अंदर शुरू होगी। कल इस पर बहुत विस्तार से बात किए थे, इसलिए आज मैं नहीं करता हूँ। आज मैं इस पर बात करता हूँ कि सम्मान के आधार पर अगर करने जाए तो उसका ठीक आधार क्या होगा। मानव को जिस तरह से हमने मैं और शरीर के अस्तित्व के रूप में देखा, सेल्फ और बॉडी के कोई स्लाइड तो आपके पास है ही, आप पेज पलटेंगे तो मिल जाएगा, जिनके पास भी नहीं हो वो पीछे से ले सकते हैं, वहाँ रखा हुआ है, जिनको भी जरूरत हो पीछे से ले लें, जिनके पास है उनके पास तो है ही, लिखने की जरूरत नहीं, कोई बिंदु लगे तो उसी स्लाइड पे लिख लीजिए अपने प्रिंट आउट पे। मानव जो हमको मैं और शरीर इन दोनों के अस्तित्व के रूप में समझ में आया था, उसमें भी ये समझ में आया था कि शरीर से जो कुछ भी हम करते हैं उसका निर्णय तो मैं ही लेता हूँ, तो मैं महत्वपूर्ण है, शरीर तो एक साधन है, शरीर से जैसा हम कराते हैं शरीर वैसा करने के लिए तत्पर रहता है, वैसा करने का प्रयास करता है, निर्णय जो होता है वो तो मैं में ही होता है। इसलिए सम्मान भी अगर हम किसी का करने जाते हैं तो उसका आकलन शरीर के आधार पर करना ठीक है या मैं के आधार पर करना ठीक है? मैं के आधार पर आकलन करना ठीक है। मैं के आधार पर आकलन करने जाते हैं तो दिखता है कि हम दोनों का लक्ष्य एक जैसा है। जैसे हम सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं, ऐसे ही आप भी सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं। इस रूप में हमारा और आपका लक्ष्य एक जैसा है, हमारा और आपका गोल एक जैसा है। ये बात पकड़ में आई? ऐसे ही उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यक्रम क्या है, करना क्या है, तो ये दिखाई देता है कि जैसे मैं और इसमें भी सुख समृद्धि की जो परिभाषा है सबकी अलग अलग है, यहाँ पर संकट है ना। पिछले दिन इसीलिए तो सुख की परिभाषा से भी बात की थी, समृद्धि की परिभाषा से भी बात की थी। अब आपने पूछ दिया है तो हम 2 मिनट फिर से उसको रिवाइज कर देंगे। बात क्या वही देखिए, रुक करके देखने जाएंगे ना, तो मैं थोड़ा रिस्पॉन्स इसको कर देता हूँ जब सवाल उठ गया है, तो रुक के थोड़ा देखने जाएंगे तो ये दिखेगा कि जब तक हम नहीं समझे हैं तब तक तो हमने सुख और समृद्धि को अलग अलग मान रखा है। जैसे जैसे हम समझने जाते हैं वैसे वैसे ये दिखाई देता है कि सुख और समृद्धि में भी इतना भेद नहीं। जैसे समृद्धि को परिभाषित किया था हम लोगों ने कि अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक होने के भाव का नाम समृद्धि है। ये आप अपने लिए जांच करके देख लीजिए कि परिवार की आवश्यकता से अधिक होने के भाव का नाम समृद्धि है, और हमारे पास परिवार की आवश्यकता से कम है, इसका नाम अभाव है, दरिद्रता है। ये परिभाषा आपके ऊपर लागू होती है कि नहीं? बगल वाला भी अपने लिए जांच करके देख ले कि ये परिभाषा उसके ऊपर लागू होती है कि नहीं। ऐसे ही आवश्यकता की पहचान जब हम करने गए थे, इसका 2 हिस्सा किए थे। एक आवश्यकता की पहचान होना, दूसरा उससे अधिक का उपलब्ध होना। आवश्यकता की पहचान वाले हिस्से में भी जाकर के देख ले
कि अपने शरीर के भोजन की, कपड़े की, घर की या बाकी जरूरतों को, शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के हम पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते, और वो जरूरत सीमित मात्रा में है कि असीमित मात्रा में। दिखाई देता है कि शरीर के द्वारा प्रयोग की जाने वाली हर वस्तुएं सीमित मात्रा में ही हमको जरूरी पड़ती है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका असीमित मात्रा में हम प्रयोग कर सकते। मकान का बहुत चक्कर है जी, मकान का ठीक कह रहे हैं। मकान का चक्कर आज के दिन 2 हो गया है। दिल्ली में 4 मकान खरीद के आदमी रहता किसी एक में है कि चारों में, और चारों में रहना पड़ेगा ना तो पूरा दिन भागने में गुजरेगा ना कि रहने में। किराए में दे देगा वही निश्चित रूप से किराए पे दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर रहने के लिए एक ही चाहिए, ये समझना जरूरी है। एक मकान भी 4 कमरे का हो ना तो रहने के लिए एक ही कमरा चाहिए। वो भी कहाँ होगा, कनाट प्लेस में होगा या गाँव में होगा? वही ये जो आपने पूछा ना कि कनाट प्लेस में होगा कि गांव में होगा, अगर आपने सुविधा को सम्मान से जोड़ दिया है तब तो कनाट प्लेस ढूंढेंगे, तब तो कनाट प्लेस ढूंढेंगे। सुविधा को अगर आपने शरीर के स्वास्थ्य से जोड़ रखा है तो हो सकता है कनाट प्लेस आपको नहीं जमे, ठीक है, कहीं दूर हटना चाहेगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सुविधा को अगर आपने सम्मान से जोड़ दिया है ना तो कनाट प्लेस में घर लेने के बाद भी चैन नहीं पड़ेगा आपको, अगर बगल वाले का घर अपने से बड़ा दिख रहा है तो। कनाट प्लेस में घर लेके भी आपको चैन नहीं मिलेगा अगर दूसरे ने अपना घर न्यूयॉर्क और लंदन में खरीद रखा है तो। तुलना की मानसिकता में एक बार फंस गए तो कनाट प्लेस का घर भी आपको आराम नहीं देगा, ये पकड़ना जरूरी है, ये पकड़ना जरूरी। आजकल लाइन लग रही गुड़गांव में 100 करोड़ का फ्लैट बिक रहा, और यकीन करो आप, ऐसी लाइन लग रही है, ऊंचे लोग भी सपना देखे यार 100 करोड़ का हमारा भी होना चाहिए, बिल्कुल जिनके पास कुछ भी नहीं है, वही करके किसी ने कुछ करके मार कूट करके दूसरे का 100 करोड़ का फ्लैट, चाहे कितना प्रदूषण हो। जो डिजाइन आप कह रहे हैं ना, जो डिजाइन आप कह रहे हैं ना, ये हर बार इसी बात को पुष्ट कर रहा है कि सुविधा को अगर हमने सम्मान से जोड़ दिया है, सुविधा को अगर हमने पहचान से जोड़ दिया है, इधर अभी 100 करोड़ का तो वैसे करूंगा मैं। नहीं, बड़ा गड़बड़ है जी, मतलब आसान नहीं आप कह रहे, सुनते रहे हम, बड़ा खतरनाक। नहीं, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, आप ही ईमानदारी से ये बात को बताइए ना कि मेरा बिहार के बेगूसराय में 6 कमरे का मकान पड़ा हुआ है, 10 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, ठीक है, बिहार के बेगूसराय में 6 कमरे का मेरा मकान पड़ा है, 10 एकड़ की जमीन पड़ी हुई है, उसको छोड़ करके अगर हम गुड़गांव में एक 3 कमरे का फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो क्यों ढूंढ रहे हैं, ये पहले आप बताइए, उत्तर तो हम देंगे फिर। अजीब सा लग रहा, आपने अभी शादी नहीं की, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको चक्कर में फंसे, वो मेरे साथ में वो चक्कर नहीं है, ये सच पर काज में ना करिए, ये हमारे सामने देखो, मेरा नाम लेना मकान है, बढ़िया मकान है सब कुछ, और मुझे कोई लगता है यहाँ भाई साहब ने क्या तो यहाँ को पढ़ा यार तो कहीं और, हमका इतना बढ़िया मकान है, मेरी दादी मेरे माँ बाप सब वहाँ रहे, वही उसमें मरे यार, इतना कुछ कमी नहीं है, पर उनको तो हो रहा है कि यहाँ बैठा हुआ तो कहीं और लेना मकान, क्यों कह रहा है कहीं और लेने, वही पूछ रहा हूँ। अब उनको तो लगा कि मेरा भाई वहाँ है, उनको परेशानी हो गया, मुझे थोड़ा परेशानी हो गई। तो आपका भाई भी तो आपके यहाँ आ सकता है अगर भाई के साथ ही रहना है तो। वो कभी ना लगा पीछे कुछ कह रहे हैं आप। कि हमारे समाज का दुर्भाग्य है, अगर हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं और मजबूरी में मकान लेना पड़ रहा है, अच्छा बनाना पड़ रहा है, केवल कारण एक रहता है, अगर हमारे पास अच्छा मकान नहीं हुआ तो हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, बच्चा कितनी बढ़िया नौकरी लग रहा हो, कितना बढ़िया कमा रहा हो, पर जब तक उसकी शादी नहीं करेंगे तब तक मकान अच्छा नहीं होगा। अब उनसे कोई ये पूछे लड़के वालों से, अबे नालायक को तुम लड़के के साथ शादी करो मकान के साथ
वो भी इसलिए वो कहने लगा गांव छोड़ के आ गए, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर चले जाएंगे, तुम यूँ कहोगे हमारे साथ नहीं रहे, आ जाओ। हम बोले बात काम तो ठीक कह रहा, हमें मतलब मक्खी पालनी है, गाजियाबाद से पाल लेंगे, गाँव से पालना, गाँव में ताला लगाया, सामान लेके किराए पे आके रहने लगे। अब वो रहने लगे, 3 साल हो गई, उसका भी नौकरी लग गई, छोटे की भी नौकरी लग गई। अब वो रिश्ते वाले आने लगे, कहने लगे जी ब्याह कर लो। मैंने कहा जी हमारा घर ना, एक से तो हमें जबरदस्ती कहनी पड़ी। मैंने कहा देखा किराए के घर में रहना है, कभी यूं क्या, हमने तो तुम्हारा ही समझा था। बोला जी घर से क्या मतलब, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, घर तो सब बन जाएगा, रिश्ता लो तुम। अब एक का करा तो दूसरा आ गया, 6 महीने नहीं बीते, 3 साल का उनका अंतर उम्र में, वो 6 महीने पीछे दूसरा भी आ गया, तो मैं भी करूंगा। मन कभी अभी रुक जाओ, घर बन जाने दो, कुछ हमें भी ले दो इनसे कमा के, ये कुछ कमा के हमें भी दे दे, अजी ये तो होता रहेगा सब। हम बोले चलो भैया कर दे। और हमारा तो घर ही रहा था, दोनों के ब्याह हो गए, अब तुम घर को लिए फिरो, बताओ। झगड़ा कैसे शुरू होता है पहले वो दिखाता हूँ आपको, उत्तर भाग में। झगड़ा ऐसे शुरू होता है कि जब आप कहते हैं ना कि लड़की वालों से ये पूछ लो कि मकान से शादी करोगे कि लड़के से, तो लड़की वाला भी पलट के पूछता है कि जब हमको देखने आते हो तो हमारा गुण और व्यवहार और पढ़ाई लिखाई देखोगे कि हमारा रूप और चेहरा और दहेज कितना देंगे ये देखोगे। झगड़ा ऐसे शुरू होता है। दूसरे साइड से हम बोलना शुरू करते हैं कि भाई फिर हमारा रूप देखोगे कि हमारा व्यवहार देखोगे, फिर हमारे पिताजी कितना दहेज दे सकते हैं ये देखोगे कि हमको घर संभालने आता है कि नहीं ये देखोगे। झगड़ा सारा ऐसे शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है। आप पूछेंगे उपाय क्या है? देखिए जहाँ कुएं में सब तरह भांग घुला हुआ हो, पूरी संसार में आग लगी हुई हो, उसको बुझाने का काम भी करेंगे तो किसी एक साइड से ही तो हो सकता है। आप सोचेंगे कि कोई जादू का अलाउद्दीन का चिराग हो, घूमे और सब जगह आग बुझ जाए, ये कैसे संभव है? लगी भी आग एक दिन में नहीं है, ये धीरे धीरे ही लगी है। पिछले 20, 25, 50, 60, 100 सालों में हमने आग लगाई है, एक दिन में नहीं लगी है। तो हमको उतना तो सोचने की जरूरत पड़ेगी ही कि कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं होगा जो एक दिन में इसको बदल देगा। अगर पूरा खेत बंजर है और आप उसको उपजाऊ करना चाहते हैं तो एक साइड से काम करना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ भी ना करें, वहाँ भी ना करें, 2 फावड़ा वहाँ मारे, 2 फावड़ा उस कोने में मारे, 2 फावड़ा इस कोने में मारे, पूरी जिंदगी थक जाएंगे जी, निकलेगा कुछ नहीं। तो समस्याएं हैं ये हमको भी पता है। मुद्दा यह है कि उसको उलझे हुए धागे को सुलझाना चाहते हैं तो एक सिरा पकड़ के उसको धीरे धीरे समेटने का काम करेंगे, एक छोर पकड़ के उसका धीरे धीरे समेटने का काम करेंगे, या उसको बीच से कहीं इधर से उधर खींचते रहने का काम करेंगे, कभी न सुलझेगा। तो ये समस्याएं तो आज के दिन हमने आपने बना लिया है और दोनों तरफ से लोग पीस रहे हैं, लड़के वाले भी पीस रहे हैं, लड़की वाले भी पीस रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको रुक के ये देखने की जरूरत है कि इस डिजाइन को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो देख। तो अभी के लिए तो हम इतने ही बात को शुरू करेंगे कि सुविधा को अगर सम्मान और पहचान से जोड़ दिया है हमने तो अभावग्रस्त हर आदमी होने ही वाला है। फिर वो 100 करोड़ भी कमा लेगा ना, अभाव खत्म नहीं होगा, ये समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव का एक फ्लैट खरीद लेने से अभाव खत्म हो जाएगा। तुलना की मानसिकता से 2 चीजें होती है, पहला अपना अभाव खत्म नहीं होता, दूसरा आपको देख करके 100 आदमी के मन में और अभाव पैदा होने वाला है जी। और जिस 100 के मन में आप अभाव पैदा कर रहे हैं ना, आप समझ लीजिए कि वो 100 मौका ढूंढ रहा है आपको पीछे खींच के गिराने का और आपकी छाती के ऊपर बैठने का। सर एक चीज हो रहा है, अब हमारा चीज जाना उसी तरफ चला जाता है कि वो 100 फुट वाला घर, अब जो हमसे नीचे रह रहा है, ऐसे मिट्टी के मकान में भी रह रहा है, हम उसको नहीं देखते। और सर इसमें भी ये है, मान लो आपने बताया 100 करोड़ का है ना, उसने वो ले लिया, क्या इस बात की गारंटी है कि उनका भी डिवोर्स नहीं होगा? वो 100 करोड़ वाला मैरिज करेगा तो उसका भी डिवोर्स नहीं हो सकता कि भाई वो 100 करोड़ वाला है तो बस उसका आगे सब बढ़िया हो गया। यानी अगर मेरे पास जो है घर है, अब मेरे पास जॉब भी है,
तो अगर मुझसे कोई घर कोई देखेगा, कोई लड़की देखेगी तो मुझे ये चीज़ ये लगेगी ना कि भाई इसके पास ये स्टेबल भी लाइफ है, जॉब भी, इसके पास घर भी है। अब मेरे पास जॉब भी ना हो ना मेरे पास घर हो तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब विहीन ढंग से, घर विहीन ढंग से रोड पर भीख मांगेंगे हुए घूमे। हम तो कह रहे हैं समृद्धि को प्रमाणित करें, अपनी आवश्यकता से अधिक सुविधा को उत्पादन पूर्वक सुनिश्चित कर लें। हम तो ये बात कह रहे हैं जी, हम नहीं कह रहे हैं आपको कि रोड पर घूमिए कटोरा लेके भीख मांगिए। अपनी आवश्यकता को पहचाना तो जाए। इतना फर्क तो हो सकता है कि आपको 2 रोटी की जरूरत हो सकती है, हमको 4 की हो सकती है। इतना फर्क तो हो सकता है कि आपको 10 जोड़ी कपड़े की जरूरत हो सकती है, हमको 15 या 20 की जरूरत हो सकती है। लेकिन उस आवश्यक सुविधा को पहचान करके उससे अधिक पूरा करने का काम आप भी कर लें, हम भी कर लें। हम तो ये बात कर रहे हैं, हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप पेट काट के भूखे रहें। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कपड़े के अभाव में नंगे घूमें। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि घर के अभाव में रोड पर सोएं। हम कह रहे हैं अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचान करके उससे अधिक को पूरा करने का काम कर लें। और उसके लिए नौकरी एकमात्र विकल्प नहीं है, ये समझना जरूरी है। अगर नौकरी को एकमात्र विकल्प मान लिए है ना, तो आप समझिए कि पूरे समाज में एक ऐसा हीरा रख दिए हैं, लोहा रख दिए हैं, पत्थर रख दिए हैं जिसपे हर आदमी टूट पड़े। तो एक काम के लिए तो सैकड़ों लोग आएंगे जहां जरूरत नहीं है सैकड़ों आदमी की, और दूसरे सैकड़ों काम पड़े रहेंगे जरूरी जिसको छूने वाला आदमी नहीं होगा। और अगर इन चीजों को ठीक करना चाहते हैं, जो समाज के स्तर की समस्याएं हैं, पूरे समाज को ही उसके लिए प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। 1, 2, 4 आदमी के प्रयास से वो इनिशिएट तो हो सकता है, शुरू तो हो सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इस क्लास में शांति तभी बनी रह सकती है जब यहाँ बैठे हुए सभी 75 लोग शांति और व्यवस्था को बना के रखें। अकेला कोई भी व्यक्ति यहाँ शांति और व्यवस्था लागू नहीं कर सकता। सभी 75-80 लोगों का उसमें योगदान है जी। तो समाज की चीजों को जब ठीक करने की बात करते हैं तो सामूहिक स्तर पर ही हमको सोचने की जरूरत पड़ेगी, और उसमें जो समय लगेगा वो लगेगा। हम आम का पेड़ बोना चाहते हैं तो 3 साल में ही फल देगा। गेहूं जैसा चाहेंगे कि 3 महीना में काट के घर ले आए, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो आज भी हो सकता है। और वो जो कह रहे हैं ना भाई घर नहीं होने से लड़की नहीं मिलती, थोड़ा धैर्य से, थोड़ा ध्यान से, अगर आपने भी बहुत स्टैंडर्ड और पैमाने नहीं बना रखे ठीक है, तो अच्छे व्यवहार और आचरण की लड़की आपको मिल जाएगी, ये मैं बता सकता हूँ। अगर आपने भी 20 पैमाने बना रखे हों कि दिल्ली में ही होनी चाहिए और इतने कमरों के घर वाली होनी चाहिए और इतने लाख की नौकरी वाली होनी चाहिए, तो सिर्फ जी कुछ पैमाने आपके हैं, कुछ पैमाने हमारे हैं जी। हाँ, ये कह रही है कास्ट भी देखते हैं। ऐसे ही सुख को देखेंगे ना, तो अभी सामान्य रूप से तो ये दिखाई दे सकता है कि कोई रसगुल्ले में सुख ढूंढ रहा, कोई मिर्ची में सुख ढूंढ रहा, कोई मिठाई में सुख ढूंढ रहा, कोई घर बनाने में सुख ढूंढ रहा, कोई नौकरी पाने में सुख ढूंढ रहा, कोई आंख से अच्छा देखने में सुख ढूंढ रहा, कोई सेक्स में सुख ढूंढ रहा। ये वेरिएशन आपको बहुत दिखाई दे सकता है। लेकिन जितना जितना सुख में ये बात समझते जाते हैं कि मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, प्रकृति की जगह पर, इन चारों जगहों पर हार्मनी के साथ जीना, व्यवस्था के साथ जीना, ये सुख है। ये बात जितनी जितनी हमको समझ में आती है ना, उतना उतना ये बात दिखाई देता है कि सुख हम सभी के लिए एक जैसा है। अन्यथा ये हो रहा है कि आप मिर्ची में सुख ढूंढ रहे हैं, हम मिठाई में सुख ढूंढ रहे हैं, सुख दोनों को नहीं मिल रहा है। परेशान आप हैं मिर्ची खा के, परेशान हम हैं मिठाई खा के। सुख आप ढूंढ रहे हैं दिल्ली में एक मकान बनाने में, सुख मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाने में। परेशान आप हैं दिल्ली में घर बनाने में, परेशान मैं हूँ मुख्यमंत्री बनने में। और मजे की बात है कि इस अंधे दौर में जो बेचारा सफल नहीं होता, वो तो जिंदगी भर दुखी रहता है कि दिल्ली में मकान खरीद लिए होते तो जिंदगी सफल हो जाती।
मुख्यमंत्री बन गए होते तो जिंदगी सफल हो जाती, एमएलए बन गए होते तो जिंदगी सफल हो जाती। जो बेचारे नहीं पहुंचते हैं वो तो इस भ्रम में पूरी जिंदगी दुखी रहते ही। जो पहुंच गए उनकी क्या हालत हो गई, कभी पलट के तो देखें। प्रमोद महाजन की इतनी फेमस स्टोरी है, भाई ने गोली मार दी और इतनी गोली मारी कि उसमें जितनी थी वो सब खत्म जब तक नहीं हो गई तब तक मारता रहा। 500 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी रही थी उसकी उस समय में। वो तो घोषित में है, अघोषित क्या होगा भगवान जाने। 500 की 5000 करोड़ थी उस समय। अगर एक भाई ने गोली मार दिया उसको तो उससे ये बात तो समझ में आती है ना कि घर की स्थिति ठीक तो नहीं होगी। आप किसी को गोली मारने का सोचते हैं तो एक दिन में नाराज होकर भी तो नहीं सोचा होगा, वो लंबा इकट्ठा हुआ होगा तब जाके किस दिन किया होगा। हम नहीं देख पाते हैं कि एमएलए हो जाने के बाद भी, एमपी हो जाने के बाद भी, मंत्री हो जाने के बाद भी, 500 5000 करोड़ हो जाने के बाद भी जिंदगी में सुख नहीं मिलता है। अगर वहां भाग रहे हैं तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का प्रसिद्ध केस है जहां मंत्री तक को कहना पड़ा कि अपने घर के झगड़े को घर में सुलझा लीजिए, देश की इज्जत खराब हो रही है और इकोनॉमी बिगड़ रही है। पब्लिक में न्यूज है, खोल के देखिएगा, गूगल तो आज कर दिया है कि सूचना सब जगह पहुंच गई है जी। तो हमको ये देखना जरूरी है कि सुख जब तक हमने मान्यता के रूप में कहीं का कहीं मान लिया है तब तक सुख उतना ही दूर रहता है जितना वो क्षितिज हमसे दूर है। कि अभी भी चलते हैं तो लगता है वो 3 किलोमीटर बाद आसमान धरती से मिल रहा है। 3 किलोमीटर क्या 3000 किलोमीटर भी चल लीजिएगा ना तब भी वो 3 ही किलोमीटर दूर रहेगा, इंच भर कम नहीं होगा। तो अभी जिन जिन चीजों में हमने सुख को मान लिया है ना, जो बेचारा दौड़ नहीं पाता 3 किलोमीटर वो तो सोचता है 3 किलोमीटर बाद बड़ा मौज है, स्वर्ग का राज्य खुला हुआ है। जो दौड़ लेता है ना वो 3 किलोमीटर उसको भी दिखाई देता है कि वो स्वर्ग का राज्य तो 3 किलोमीटर दूर ही, इंच भर भी कम नहीं होता है। इतना ही फर्क पड़ता है कि आप कच्चे मकान में रह के दुखी हैं, हम पक्के मकान में रह के दुखी हैं। इतना ही फर्क पड़ता है कि आप जमीन पे बैठ के दुखी हैं, हम सोफा पे बैठ के दुखी हैं। इतना ही फर्क पड़ता है कि आप घर में घर का काम करते हुए दुखी हैं, हम ऑफिस का मैनेजर बन के दुखी हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर का काम ना करें या ऑफिस में मैनेजर ना बने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एमएलए ना बने, एमपी ना बने, हम ये नहीं कह रहे कि नौकरी ना करें, व्यापार ना करें। हम ये कह रहे हैं कि उसी को एकमात्र सुख का स्रोत के रूप में ना पहचाने। उसकी अपनी एक सीमा है, वो जिंदगी में दे सकता। सुखी होने के लिए तो मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, प्रकृति के साथ जीते हुए इन चारों जगहों पर हार्मनी को समझ करके, व्यवस्था को समझ करके, व्यवस्था पूर्वक जीने में ही सुख है। और अपने लिए जांच परख करके देख लिया जाए कि ये सुख की परिभाषा भी हम सबके लिए एक जैसी लागू होती है कि नहीं होती। इनफैक्ट जीवन विद्या शिविर की ब्यूटी देखेंगे तो ब्यूटी यही है कि वो शुरू ही इस जगह से सारा कर रहे हैं कि मानव के रूप में हम सब में कॉमन क्या है। अंतर तो हम बहुत देख रहे हैं, उस आधार पर भेदभाव भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो सब के बावजूद भी हमारे आपके बीच मौलिक रूप से कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, चर्चा वहीं से शुरू करें। तो लक्ष्य के रूप में भी देखेंगे तो निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की चाहना हमारी भी है, आपकी भी है। कार्यक्रम के रूप में देखेंगे तो जैसा मानव, परिवार, समाज और प्रकृति इन चारों जगहों पर व्यवस्था को, हार्मनी को समझ के हार्मनी के साथ जीना हमारे सुखी होने का प्रोग्राम है, वही आपका भी प्रोग्राम है। क्षमता की जगह पर, पोटेंशियल की जगह पर देखेंगे तो सोचने की, विचारने की, इच्छा करने की, कल्पना करने की क्षमता आप में भी है, क्षमता हम में भी है। ये सोच, विचार, इच्छा, कल्पना करने की क्षमता आप में भी लगातार चलती रहती है। ये क्रिया हम में भी लगातार चलती रहती है। तो दोनों के अंदर जी विचार में एक जो सामान्य परिवार का आदमी वो कुछ अलग तरह के विचार करता, नहीं दूसरे तरह के, और एक प्रधानमंत्री का बेटा या IAS का बेटा वो बचपन से कुछ और विचार करता है,
तो दोनों में ये तो बहुत बड़ा अंतर है भाई। है ना, एक 10 करोड़ की कमाने की सोचता है, एक 100 करोड़ कमाने की सोचता है, इतना अंतर। अंतर है। एक 10 कमा लेता है तो 20 का गोल बना लेता है, दूसरा 100 कमा लेता है तो 1000 का गोल बना लेता है। विचार की बात है ना, विचार भी जैसा जैसा जिसका वातावरण होता है उसके हिसाब से विचार करता है। वो एक से विचार नहीं करता, बिल्कुल एक से नहीं करता, लेकिन समझदारी पूर्वक सही विचार करने की क्षमता आप में भी है, हम में भी है, क्योंकि विचार आप भी कर पा रहे हैं, विचार मैं भी कर पा रहा हूँ। अभी विचार का कंटेंट अलग अलग है हम सबका, वो बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हर बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अव्यवस्थित विचार आप प्रधानमंत्री का बेटा होके करिए कि किसान का बेटा होके करिए, दुखी होने की गारंटी है। अपमान, विरोध, क्रोध, शोषण करके प्रधानमंत्री का बेटा होके आप 1000 करोड़ कमाने की सोचिए, या अपमान, विरोध, क्रोध, धोखा, छल दे करके किसान का बेटा होके 10 लाख कमाने की सोचिए, दुखी होने की गारंटी दोनों जगह है इसकी। हम इतना ही बात कह रहे हैं कि ये इच्छा, विचार, आशा की जगह पर जितना व्यवस्था को हम इंश्योर करेंगे उतना सुखी होने का गारंटी। जितना अव्यवस्था के अर्थ में इसको अपमान में, विरोध में, क्रोध में, धोखा में, छल में, झूठ में उलझा के रखेंगे, उतना ये उलझने की संभावना ज्यादा है। और ये नहीं कह सकते आप कि प्रधानमंत्री का बेटा है तो इच्छा, विचार, आशा के व्यवस्थित होने की संभावना ज्यादा है और किसान के बेटे की कम है। बल्कि उल्टा भी हो सकता है कि एक किसान के बेटे में ज्यादा संभावना हो इसको व्यवस्थित कर लेने की और प्रधानमंत्री के बेटे में कम संभावना हो। हाँ, सुन लेते भारत जी को सुन लेते। तो प्रधानमंत्री का बेटा है जिसने वो दुनिया देख ली, उसने तो भोग मिल गया, देख लिया, जो कुछ छान लिया, है ना। वो तो फिर दोबारा से है वहाँ आके सोच भी सकता है। और एक आम आदमी सोच रहा तो उसकी तरफ बेचारी वो भूख की आस भी पूरी नहीं हुई, इच्छाएं भी पूरी नहीं हुई, ढंग से समृद्धि भी नहीं आई, मतलब जो भी क्या हुआ ना उसको मौका उस तरह बात सही नहीं है, बात चपरासी है, प्रधानमंत्री की बात नहीं है। पर प्रधानमंत्री के बेटे के अगर कोई बात समझ आ गई तो वो बहुत अच्छी तरह जी भी सकता है, मॉडल भी बना सकता है। ये जो आप एक मिनट आराम से एक आम आदमी के बेटे के समझ में भी आ गई, ना तो जीने का मोल है और ना ही ताकत है मॉडल बनाने की, तो बहुत अंतर है। इसलिए वो वहाँ समझाना बहुत जरूरी है। भाई दो बात मैं कहूँगा। एक तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के बच्चे में समझ नहीं होनी चाहिए, या मुख्यमंत्री के बच्चे में समझ नहीं होनी चाहिए, या किसान के बच्चे में समझ नहीं होनी चाहिए, IAS के बच्चे में समझ नहीं होनी चाहिए, या IAS के बच्चे में समझ नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन एक छोटा सर्वे भी करके देखना चाहिए। और मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको मान लीजिए, एक सर्वे करके देखना चाहिए। और सर्वे एकदम सिंपल है कि इन पैसे वाले घरों में, पद वाले घरों में, पावर वाले घरों में इनके बच्चे आज के दिन ज्यादा बिगड़ रहे हैं, जिसको हम बिगड़ना कहते हैं, या सामान्य गांव में गरीबी में पल रहे बच्चे, घर के बच्चे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। ये सर्वे करके देखना चाहिए, उससे बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। आज तो सर्वे करता हूँ सेम है। अगर आपने कह दिया ना तो मैं भी बात यहीं से कह रहा था कि संभावना दोनों जगह है ठीक होने की, संभावना दोनों जगह है खराब होने की। ये समझना जरूरी है कि इच्छा, विचार, आशा की क्षमता हमें भी है, आप में भी है। सही समझने और जीने की स्वीकृति हम में भी है, आप में भी है। मूल रूप में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, मैत्री जैसे भाव ही आपको भी सहज रूप में स्वीकार होते हैं, हमको भी सहज रूप में स्वीकार होते हैं। इतनी जगह पर देखेंगे तो मानव के रूप में हम एक जैसे हैं। ये दूसरे मानव को अपने जैसा स्वीकार पाने का भाव, ये सम्मान का भाव। चूक हमसे अभी ये होती है कि अभी हम ये सारे सम्मान की जगह पर दूसरे मनुष्य को अपने जैसा देखने के बदले कहीं न कहीं सुविधा के आधार पर, धन के आधार पर, पद के आधार पर, डिग्री के आधार पर, भाषा के आधार पर, कहाँ घर ले रखा है इस आधार पर
आयु के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर हम इनमें से किसी न किसी आधार से बार बार ये सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं तुमसे विशेष हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम मेरे जैसे नहीं हो। और जितनी जोर से हम ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मैं बेहतर हूँ ना, उतने ही जोर से आप धक्का देके ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम बेहतर नहीं हो, तुम बेहतर नहीं हो। ये दूसरे मनुष्य को अपने जैसा मानव के रूप में देख पाना, आयु के रूप में भिन्न हो सकता है, वंश के रूप में भिन्न हो सकता है, जाति के रूप में भिन्न हो सकता है, सेक्स के रूप में, लिंग के रूप में भिन्न हो सकता है, धन कम ज्यादा हो सकता है, पद कम ज्यादा हो सकता है, डिग्री कम ज्यादा हो सकती, भाषा एक दो अधिक कम जान सकता है, घर किसी एक जगह पे हो सकता है, किसी दूसरी जगह पे हो सकता है, कपड़े एक तरह के पहनता हो, दूसरी तरह के पहनता हो। हम आदमी को अपने जैसे आदमी की तरह पहले देखेंगे या ये जितनी चीजें ऊपर से ओढ़ी हुई हैं उस आधार पर हम आदमी का आकलन करेंगे। आप लौट के देखिए, इसमें से किसी आधार पर जब हम दूसरे को कम बताने की कोशिश करते हैं, स्वयं को विशेष और दूसरे को नेस्ट बताने की, कम बताने की कोशिश करते हैं, एक भी आदमी उसको सिखाता है। मानव को मानव की तरह देखने के बदले, अपने जैसे एक मनुष्य के रूप में देखने के बदले, इनमें से किसी भी आधार से हम सम्मान करने जाते हैं, वो सम्मान नहीं है, वस्तुतः भेद है, डिस्क्रिमिनेट करना है, भेदभाव है। चाहे जाति के आधार पे करें, चाहे वंश के आधार पे करें, चाहे उम्र के आधार पे करें, चाहे धन के आधार पे करें। शांति ऐसा मैं क्या हम लोग लेते हैं, आप मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास पैसा नहीं है जी, वो तो हमारे सामने वाले स्कूल में भेज देंगे बच्चों को जी, और जैसे ही पैसा आता है ना, समझदार आदमी समझदार करके आप ये है कि कोई मुझे नहीं पता वो है नहीं है, वो चाहेगा मेरा बच्चा पब्लिक स्कूल में जाए। ठीक है, अब ये भेद शुरू हो गया क्यों, है ना, एक की तो मजबूरी है वहाँ भेज रहा। समझदार भी अगर ऐसी व्यवस्था बनाए कि भैया यहाँ पर हर एक का बच्चा सेम पढ़ सकता है, चिकित्सा की बहुत सारी चीजें जो हमें तय करनी चाहिए, तो वो तो सरकार का तय है कि स्कूल किस तरह के स्कूल में पढ़ेंगे, किस तरह का करार होगा। हमारे इलाके के भी सारे स्कूल प्राइमरी स्कूल भी बंद होने पर हैं, तो आप इस तरह के स्कूल में भेजिए। जो आ गई आपकी बात हम तक आ गई। दो बात हमको कहना है इसमें एकदम सिंपल। एक तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ठीक नहीं हो, समाज ठीक नहीं हो और ठीक नहीं करे, लेकिन मैं दूसरी बात भी जरूर कह रहा हूँ कि ये समाज को जो कह रहे हैं आप ठीक होने की बात और ठीक करने की बात, ये कोई भूत आके ठीक करेगा, ये कोई एलियन आके ठीक करेगा, या हमने आपने किसी को वो भागीदारी करनी होगी। मैं स्वयं अपने को जो है अपने आप ठीक करना चाह रहा हूँ। तो अगर स्वयं से ठीक करने की जगह से सोचेंगे ना, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, इसकी जरूरत है, हर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसकी जरूरत है, हर बच्चे को रोजगार का अवसर मिले, इसकी जरूरत है, लेकिन ये चाहना होने भर से वो थोड़ी ना हो जाएगा जी। कहीं ना कहीं हमको आपको उसके लिए प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। और यहाँ संकट अच्छी बात, दो बात कह रहे, संकट तो पता ही है हमको, पर उन व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं हमको आपको खुद को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उसके बिना कैसे खड़ी हो जाएगी जी व्यवस्था, और जब तक वो व्यवस्था खड़ी नहीं होती है तब तक हम उसका सिर्फ रोना रोते रहेंगे या उसके बीच में से अपने संतुलित जीने का कोई रास्ता निकालेंगे। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं अपने लिए उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चे को 5000 फीस वाले स्कूल में भेज सकूं, तो मैं सामने की स्कूल में भेज करके भी बच्चे का गणित, विज्ञान, अंग्रेजी कैसे ठीक हो सकता है और उसका संस्कार कैसे ठीक हो सकता है, इस पर घर में कुछ काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये उपाय सोचना भी जरूरी है। सिर्फ सिर पर हाथ रख के बैठे रहने के बदले कि जब समाज ठीक होगा, व्यवस्था ठीक होगी, तब हम कुछ करेंगे,
की जगह एक दूसरा हिस्सा भी है कि इस पब्लिक स्कूल में भेज करके भी बच्चे का गणित ठीक हो सके, विज्ञान ठीक हो सके, अंग्रेजी ठीक हो सके, संस्कार ठीक हो सके, उसके लिए घर में काम कर सकते हैं। मेरे पास बहुत पैसे नहीं होंगे, शायद मैं बिजनौर के बड़े हीलर हॉस्पिटल में जाके भर्ती नहीं हो सकता, 50,000 रुपया प्रतिदिन का फीस नहीं भर सकता हूँ, ये तो संभव है। लेकिन स्वस्थ रहने की सामान्य कला को, आहार क्या हो, विहार क्या हो, दिनचर्या क्या हो, रहन सहन क्या हो, जिसको सीख करके मैं बीमार ना पड़ूं, और कभी बीमार हो भी जाता हूं तो छोटी मोटी घरेलू प्राकृतिक चीजों से कैसे स्वस्थ रह सकूं, इस उपाय को मैं सीख सकता हूं कि नहीं सीख सकता? सीख सकता या इसके लिए भी 15 लाख चाहिए? सीख सकता हूँ। तो उपाय जहाँ खड़े हैं उस बीच में से भी ढूंढना जरूरी है, सिवाय ये सोचने के कि जब समाज ठीक होगा तब तो हम कुछ करेंगे। मेरे हिसाब से हम आज इस बीच में से कुछ रास्ता निकाल पाएंगे ना, तभी हम और हमारे बच्चे इतने योग्य होंगे कि समाज को बेहतर करने के लिए कुछ कर सकें। ब्रेक घंटी लगी है क्या? मैं सब समझ गए। नहीं, टाइम छोटी लगाई है, थाली है कुछ लोगों ने। बढ़िया। तो देखिए हम लौट के आ जाते इस मुद्दे पर कि दूसरे मनुष्य को अपने जैसा देखना, अपने जैसा स्वीकारना, ये सम्मान की न्यूनतम जगह है। हम जितनी बार भी अपने को विशेष और दूसरे को कम सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं, कहीं न कहीं दूसरे के अंदर वो गुस्सा भरता रहता है और किसी न किसी फॉर्म में वो रिएक्ट करने ही वाला है। तो अपने में ये दृष्टि विकसित हो जाए कि दूसरे को जब हम देख रहे हैं तो उसको भी अपने जैसे मानव की तरह देख सकें, जो मेरी तरह ही सुखी समृद्ध होना चाहता है। ये तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और क्या जी? यही तो करनी है। तो समस्या इतनी छोटी जगह पर खड़ी है जी, इतनी छोटी जगह पर खड़ी है, और कोई लग थोड़ी है। समस्याओं को जब देखने जाते हैं ना तो सचमुच ऐसा दिखाई देता है कि तिल का तार बना रखा है हमने। बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसके कारण घर को, परिवार को, समाज के जीने को नरक बना के रख दिया है। मुद्दे बहुत बड़े नहीं हैं, इसीलिए ठीक होने की भी संभावना है। जरूरत है कुछ लोगों को निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसमें लगने की और करने की। चाहना तो हम में से बहुत लोगों में है या सभी लोगों में, लेकिन चाहना होना एक बात होती है, उसको करने के लिए प्रयास करना दूसरी बात होती है। जो जिस सीमा में भी खड़ा है वहां से प्रयास करना शुरू कर देना, बहुत थोड़े समय में परिवार और समाज दोनों बदला हुआ दिखाई देगा। एग्जैक्टली। तो दूसरे मानव को अपने जैसा मनुष्य के रूप में देख पाना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, उम्र के आधार पर, पद के आधार पर, धन के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, कितना पढ़ाई लिखाई कर रखे हैं इस डिग्री के आधार पर, जो हम भेदभाव एक दूसरे के साथ करते रहते हैं ना, और उसमें दूसरे को अपने से कम, अपने से नीचा, अपने से बेकार बताने में जो हम लगे रहते हैं, ये जो दूसरे को आहत करता रहता है ना, ये कितने रूपों में लौट करके आता है वो पता नहीं चलता। छोटी से छोटी बात पर जब अगला रिएक्ट होके जवाब देता है, हमको लगता है यार इतनी कौन सी बात कह रही थी कि इतना गुस्सा कर रहे हो। ये दिखाई नहीं देता है कि पिछले 3 दिन, 15 दिन, 1 महीना, साल भर में जो 20 चीजें उसके अंदर इकट्ठा हो रखी थी, मेरी इस एक बात से वो सारी उभर आई। तो वो जो गुस्सा हमारे ऊपर लौट करके आ रहा है वो मेरी इस एक बात का नहीं आ रहा। पति का कहना है कि हम पहले इसको कोई काम कहते थे तो कर देती, आज एक भी काम कहता हूँ तो ये पलट के जवाब देती है, ये बिगड़ गई है, बदल गई है, संगति खराब हो गई है, ठीक है, या और कहीं से इसको सपोर्ट और ताकत मिल गया है, शायद अब हमारी जरूरत नहीं रह गई है। ये सारा जस्टिफिकेशन। पत्नी से पूछिए तो क्या कहती है,
वो कहती है 30-35 साल तक इसको झेलते झेलते मैं टंगा गई। 35 साल में एक भी इच्छा अपने मन की पूरी नहीं कर पाई। अब जो जिंदगी के 10 साल बच गए हैं उसमें अपने मन का कुछ तो कर लूं, इनका करके तो कुछ हुआ नहीं। हमारी जिंदगी तो 35 साल चली गई, इनको संतुष्टि भी नहीं मिली। तो कहते हैं हमारे यहाँ की तेल भी जल जाए और घर भी अंधेरा बना रहे। ये डिजाइन होता है। तो उसको लगता है कि 35 साल से झेल रहे हैं, अब कैसे एक दिन भी झेले। हमको लगता है कि भाई 35 साल से तो ये हमारा सब बात सुनती थी, आज पलट के जवाब देने लगी। हमको ये देखना जरूरी है कि सम्मान की जगह पर अगर एक दूसरे को परेशान और पीड़ित करने का काम हम कर रहे हैं, जाने या अनजाने, तो वो इकट्ठा होकर के आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिएक्टिव फॉर्म में आने ही वाला है। और जितना ज्यादा इकट्ठा होकर के वो फूटेगा उतना ज्यादा विस्फोट होगा और उसको संभालना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। ये जो सम्मान की छोटी सी मुद्दा है ना, कि दूसरे मनुष्य को भी अपने जैसे एक मानव के रूप में देख सकें, उसको भी अपने बराबर की जगह पर स्वीकार करके उससे बात कर सकें। उसकी जगह जो उसको नीचा दिखाने पर हम अनेक प्रकार से लगे होते हैं, उसका जो घाव बनता रहता है अगले में, वो हर बार हमको अगले से दूर करता रहता है। झेल करके भी अगला अगर हमारे सामने, अगर आप हमारे साथ गलती की है और सचमुच आप उसको स्वीकार करके हमारे साथ सॉरी भी बोल देते हैं ना, आधा दुख हमारा भर जाता है। कल एक लड़का आया हुआ था, वो चला गया आज, वो यही बात कह रहा था एग्जैक्टली कि किसी ने उसके साथ ऑफिस में कुछ ठीक नहीं किया होगा। वो कह रहा था मैं सालों से बस एक ही चीज सोचता रहा कि कम से कम आके सॉरी तो बोल दे हमको कि ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, उतना भी कह देता तो हमको बहुत संतोष हो जाता। हम सबको ये बात दिखाई देती है कि 20 साल पीछे जाके अब आप हमारा कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको स्वीकार सको। और बाहर से स्वीकारना नहीं कह रहा, सचमुच अंतर मन से आपको ये महसूस हो सके कि वो ठीक नहीं हुआ, आप उसको अगले को एक्सप्रेस कर सकें, आधा घाव तो उतने से भर जाता, उतने से भर। बचा आधा इस बात से भर जाता है कि उस कारण हमारा जो भी नुकसान हुआ, अगर उसकी भरपाई करने में आप हमको किसी तरह से कुछ सहयोग कर देते हैं तो बची पीड़ा उससे खत्म हो जाएगी। लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। अगर आपने 10 साल तक हमारे साथ ठीक नहीं किया है तो 6 महीना 3 महीना तो कम से कम हम आपको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि ये फिर से कोई नया तरीका हमको चीट करने का तो नहीं लेके आ गए हैं। अगर आप 5 साल तक लगातार हमारे साथ ठीक नहीं जी रहे हो, मैं आपके साथ 5 साल से लगातार ठीक नहीं जी रहा हूँ, और आज मैं बदल के आपके सामने आ भी जाऊं सच्चे मन से, आप तो उस पुराने लेंस से हमको कुछ दिन ऑब्जर्व करने का काम करेंगे ही। दूध का जला, छाछ को भी, मक्के को भी थोड़ा तो फूक के पिए। जब पक्का भरोसा हो जाता है कि मठा है तो आगे फूकना बंद कर देता है। तो 10 साल से अगर हम किसी के साथ ठीक नहीं जी रहे हैं तो 6 महीने साल भर का वेटिंग पीरियड तो मान ही लेना चाहिए, जो अगला वापस ये जज करने में लेता है। और इनफैक्ट आप देखिएगा, अगर 1 महीना बाद आप फिर से कोई गलती वही कर दें जो आप पहले से करते रहे हो ना, वो पलट के कहेगा नालायक हम जानते थे तुमको कि तुम यही करने वाले एकदम ऐसा स्टेटमेंट सुना देगा, हम जानते थे तुमको, तुम्हारा तो तरीका ही यही है, निकल के आ गया ना असली रूप तुम्हारा बाहर। ये जो होता है ना, ये वेटिंग पीरियड 6 महीने साल भर का चाहिए। अगर 10 साल का है, साल भर का है तो महीने 2 महीने के वेटिंग पीरियड से काम चलता है। बदल तो जाता है, किसी का भी परसेप्शन हमारे बारे में बदल जाता है। अगर सचमुच हम बदल गए हों, नंबर 1, नंबर 2, एक वेटिंग पीरियड तो कोई भी लगाएगा जी, 6 महीना साल भर का जी। नेता इतने विकसित मानव हो गए हैं, ऊपर से तो मीठे मीठे बोलेंगे, नीचे सारे भेद के काम करेंगे, फूट डालने के, जितने भी जहर फैलाने के, क्योंकि उनके का बताओ ये इसलिए आदमी के सुख समृद्धि पूर्वक जीने का डिजाइन हो। आज के अभाव की मानसिकता में तुलना में फंस करके जिसको 100 करोड़ कमा लिया है उसको भी तृप्ति नहीं है, जो 5 लाख में फंसा है उसको भी तृप्ति नहीं।
हमारे कानपुर में एक रोड बन रही थी, अभी तो बनी नहीं है, अलीगढ़ वाली चौड़ी सड़क। संयोग से एक दिन उसका एक इंजीनियर, कहीं हम जा रहे थे इलाहाबाद, रास्ते में थे तो गप मारने लगे। उसने बताया कि ये ऐसे ऐसे सड़क बन रही है। मैंने उससे पूछा कि बड़ी अच्छे से बताओ कि ये ईमानदारी से कितना बनता है और कितना लोग इसमें खा जाते हैं। उसने एक पुरानी शायरी सुनाई, एक ही लाइन हमको उसका याद है, बाकी तो मैं भूल गया। उस कविता का लाइन है कि बड़ों बड़ों का इस मालिक ने बड़ा बनाया पेट जी। तो जितना बड़ा हम कमाते चले जाते हैं, जितनी बड़ी कंपनी होती चली जाती है ना, ज्यादातर समय ये दिखता है कि भूख उतनी बढ़ती चली जाती है हमारी। वो जो सुविधा से सम्मान को जब हम जोड़ देते हैं ना, तो ये पेट की रियल साइज हटके एक वर्चुअल बड़ी इतनी साइज बन जाती है कि जितना ऊपर उठते जाओ वो मुंह उतना बड़ा खुलता जाता है।